आप लोग मैप के बारे में अगर कुछ जानते हैं तो बता सकते हैं, तो बताइए मैप के बारे में अभी तक क्या क्या सीखा है और कैडेस्ट्रल मैप से संबंधित क्या जानते हैं, नहीं जानते हैं। मैप में क्या क्या मतलब कि कौन कौन से मुख्य एलिमेंट है मैप में जिसको देखना जरूरी रहता है, ये सब के बारे में कोई आदमी। मैप में सबसे पहले स्केल देखते हैं सर उसका। जी जी, स्केल से क्या तात्पर्य है? स्केल अगर देखते हैं तो स्केल से क्या तात्पर्य? रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर होता है सर, जी, जो भूमि पे माप है उसकी मैप रिस्पेक्ट में हम लोग डिस्टेंस और ग्राउंड में डिस्टेंस के बीच का रिलेशन। करके उसको सेट करके उसका डिस्टेंस। क्यों स्केल का यूज क्यों करते हैं? क्या बिना स्केल के मैप नहीं बनाया जा सकता? क्या बिना स्केल के मैप नहीं बनाया जा सकता? भाग मना लीजिए आप नगर पंचायत नगर परिषद में रहते हो तो नगर परिषद वाले म्यूट कर लीजिए। सर बनाया जा सकता है बट वो टेक्निकली जस्टिफाई नहीं होगा सर वो कि क्यों नहीं टेक्निकली जस्टिफाई होगा? टेक्निकली जस्टिफाई होगा, परंतु ये है कि जितना बड़ा जमीन है उतना बड़ा पेपर हम यूज नहीं कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है, उतना बड़ा पेपर हम नहीं बना सकते हैं जितना। मेन चीज इसीलिए स्केलिंग की आवश्यकता होती है कि जितनी बड़ी जमीन है उतना बड़ा पेपर हम यूज नहीं कर सकते हैं। तो बड़े जमीन को छोटे पेपर पे दिखाने के लिए मुझे स्केलिंग की आवश्यकता पड़ती है, और उस स्केल को आप मतलब विजिबिलिटी के होल साथ टू ए पार्ट को करने के लिए स्केल का यूज करते हैं। नहीं, होल टू पार्ट तो अलग चीज है। पार्ट तो सर्वे इज द पार्ट ऑफ द वे ऑफ सर्वे। वे ऑफ सर्वे है कि आप सर्वे कैसे कर सकते हैं। कुछ भी ऑडिबल नहीं है। हाँ नहीं, ऑडिबल ये है कि बड़े मानचित्र है उसका कागज भी अलग इस्तेमाल होता है क्या? अलग होता है क्या मैप बनाने के लिए? मैप बनाने के लिए पेपर अलग, मानचित्र यूज नहीं होता है। जैसे कि पेपर के अंदर क्या होता है कि पेपर जो होता है आपका वो अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर जो है वो श्रिंक करता है या स्प्रेड करता है। हम लोग मैप के अंदर मैप में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी सर? हम लोग मैप में क्या करेंगे? मैप के अंदर करने वाला पेपर जो होता है वो ऐसा हो कि जिस पर आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही है। सबको म्यूट कीजिए। सबको म्यूट करते हैं, आप क्लास स्टार्ट करते हैं। कुछ लोगों को और ज्वाइन हो जाने दीजिए, क्योंकि अभी कम लोग ज्वाइन किए हैं, इसीलिए फिर उनका क्लास छूट जाएगा, इसीलिए, और कोई बात नहीं है। ऐसे आप म्यूट कर दीजिए, म्यूट ऑल कीजिए। कर दिए ना? सबसे पहले मैप की विशेषताएं के बारे में जानकारी हम लोगों को प्राप्त करनी है। मैप के बारे में समझना है कि मैप होता क्या चीज है। तो सबसे पहले अपने यहाँ अंग्रेज के द्वारा मैप का निर्माण किया गया था, जिसको कैडेस्ट्रल मैप, जो आप लोग पहले से भी कई सर ने बताया होगा इस चीज को आपको। तो अंग्रेज द्वारा निर्माण किया गया मैप जो है कैडेस्ट्रल मैप था। और कैडेस्ट्रल मैप के बाद आज़ादी के बाद हम लोगों ने रिविजनल मैप का भी इस्तेमाल किया, बनाने का कोशिश किया। कैडेस्ट्रल सर्वे में सन जो है वो 1885 से लेकर के 1925-26 तक के बीच में जो सर्वे कर करके जिस मानचित्र का यूज किया जाता है वो कैडेस्ट्रल मानचित्र कहलाता है। और रिविजनल मानचित्र आपका 1959 से, यानी 1958-59 से लेकर के और 2010-11 तक में भी हम लोगों ने पूरे रिविजनल मानचित्र को पूरे बिहार के प्रत्येक विलेज को नहीं कर सके, हर एक डिस्ट्रिक्ट को नहीं कर सके, जिसमें से 38 जिला में से लगभग 28 जिला का रिविजनल मानचित्र तैयार हुआ। और वो भी 28 जिला में कुछ जिला ऐसे थे जिसमें कम ही रिविजनल मानचित्र बना, और कुछ जिलों में अगर रिविजनल मानचित्र तैयार भी किया गया तो कैडेस्ट्रल की अपेक्षा 1-2 विलेज या 10 विलेज या 20 विलेज या 50 विलेज रह भी गए, ऐसा भी हुआ। ठीक है, इस तरह से कर करके हमने कैडेस्ट्रल मानचित्र, तो कैडेस्ट्रल मानचित्र अंग्रेज के जमाने में आप लोग जानते हैं, सर्वविदित है कि अंग्रेज के द्वारा रेंट वसूली करने के लिए, यानी हमारे रैयतों से, हमारे भूधारियों से, मतलब पैसा जमीन का लगान वसूल करने के लिए, ताकि कि हमको पैसा, सरकार को इनकम आए और ज्यादा से ज्यादा ह्यूज पैसा हम कमा सके। उसके चलते उन्होंने सर्वे का काम शुरू किया था। जो सर्वे का काम 1885 में शुरू करके 1925-26 तक में उन्होंने पूरा पूर्ण कर लिया पूरे बिहार का।
तो उसके लिए काफी उन्होंने मेहनत भी किया था। उनके ऑफिसर्स, उनके कर्मी, और कर्मी तो हमारे ही थे, ऑफिसर्स भी स्थानीय लेवल पे हमारे ही थे, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर इतना टाइट रखा करते थे कि उस जमाने में साइकिल से गाड़ी भी नहीं थी उतना, और कैंप में रात दिन, रात को 2-2 बजे रात तक कैंप चलते रहता था। रिविजनल सर्वे में भी जो सर्वे को बनाया गया उसमें रात दिन एक करके रिविजनल सर्वे, जहाँ के डीएम स्ट्रिक्ट हुए, सेटलमेंट ऑफिसर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थे, तो वहां पे कैंप में रात दिन एक करके, जैसे भाई चलो भाई 15 दिन लगातार तुम काम करो, फिर 15 दिन हम तुमको फ्री में छुट्टी देते हैं अमीन लोगों को, इस तरह से मतलब कि काम को लिया करते थे वो लोग। ये जैसे कि एक प्रोजेक्ट है और उसका टारगेट है कि इतने दिनों में पूरा कर लेना है तो कर लेना है, एट एनी हाउ, उसके लिए हमको आगे जो भी करना हो। तो ये मेहनत, और साइकिल से घूम घूम करके 1885 ईस्वी में गाड़ी घोड़ा बहुत कम चला करता था, तो साइकिल से पैदल जा जा करके नदी, नाव से, नाव का ज्यादा इस्तेमाल लोग किया करते थे, नदी का ज्यादा मतलब पाथ को यूज किया करते थे, तो वो सब के इस्तेमाल से मतलब आदमी जो है ना कैडेस्ट्रल सर्वे को कंप्लीट पूरा कर लिया अंग्रेज ने, और उसके हिसाब से लगान निर्धारण कर करके और रैयतों से लगान का वसूली करना शुरू किया। तो अंग्रेज के द्वारा जो कैडेस्ट्रल सर्वे का निर्माण किया गया, उस मैप में सबसे पहले उन्होंने किया कि एक रेवेन्यू थाना का यूज किया उसने, एक रेवेन्यू थाना। रेवेन्यू थाना मीन्स होता है एक रेवेन्यू थाना, जैसे आप पटना में देखेंगे, पटना डिस्ट्रिक्ट के अंदर तो लगभग उस समय नालंदा भी एक ही था। 1907-8 में पटना का सर्वे हुआ है, तो 1907-8 में जो सर्वे हुआ कैडेस्ट्रल सर्वे, उस समय पटना और नालंदा दोनों एक ही साथ था, तो दोनों को मिला करके 10-11 रेवेन्यू थाना का निर्माण किया गया। ठीक है, जिस तरह से उसी तरह से पश्चिमी चंपारण में आप देखेंगे तो उसमें 3 रेवेन्यू थाना है, बगहा है, शिकारपुर है, बेतिया है। तो ये बगहा, शिकारपुर, बेतिया एक एरिया वाइज, यानी कि अभी जैसे उस जमाने में अनुमंडल का नाम दे लीजिए, अनुमंडल के इतना बड़ा एरिया रहा होगा, तो रेवेन्यू थाना था। एक्चुअली क्या था, थाना था, और थाना के अंदर रेवेन्यू का उस समय अंचल ऑफिस नहीं बना हुआ था, तो थाना में ही कलेक्शन रेवेन्यू का करवाया जाता था, तो उस रेवेन्यू थाना का नाम दिया। उसके बाद उस रेवेन्यू थाना में अगर 500 विलेज है तो थाना नंबर का इस्तेमाल किया। 500 अगर विलेज है तो 500 थाना नंबर होगा उसका। अब सपोज दैट हम चलते हैं पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी चंपारण में 3 रेवेन्यू थाना, 3 रेवेन्यू थाना में मान के चले कि बेतिया, अब बेतिया रेवेन्यू थाना एक बहुत बड़ा एरिया को सेलेक्ट किए जिसमें 100 विलेज है, सपोज 100 विलेज है, तो रेवेन्यू विलेज का जो नंबरिंग किया गया, बेतिया रेवेन्यू थाना अंतर्गत विलेज का जो नंबरिंग किया गया, उस नंबर को राजस्व थाना का नाम दिया गया, राजस्व थाना संख्या कहा गया। और उस रेवेन्यू थाना अंतर्गत, यानी थाना का नाम हो गया बेतिया, रेवेन्यू थाना का नाम हो गया बेतिया, और रेवेन्यू थाना अंतर्गत मतलब 1 से लेकर के 100 विलेज, तो थाना नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 100 विलेज हो गया। थाना नंबर 1 से लेकर 100 थाना नंबर तक रेवेन्यू थाना बेतिया में हो गया। उसके बाद अब शिकारपुर में गए, तो शिकारपुर में मान के चलिए 500 विलेज है, 500 ग्राम है, 500 राजस्व ग्राम है, तो उसके लिए शिकारपुर के अंदर थाना नंबर 1 से शुरू कर करके 500 तक नंबरिंग दिया गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कर करके 500 तक गए, और वो थाना नंबर कहलाया, जिससे आप किसी जिला के बाद रेवेन्यू थाना के बाद थाना नंबर और राजस्व ग्राम से हम किसी नक्शे को पहचान सकते हैं कि ये उसी के आधार पर हम सर्वेक्षण कार्यालय गुलजार बाग से या कहीं से भी नक्शा को हम ले सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। आपको पटना में किसी गांव का नक्शा चाहिए, तो उसके लिए गांव के नक्शा के लिए आपको क्या करना होगा, उसमें जानकारी आपको होनी चाहिए कि ये कौन सा जिला में आता है, सबसे बड़ी बात, कौन सा जिला के कौन सा रेवेन्यू थाना में आता है, दूसरी बात कौन सा रेवेन्यू थाना में ये गांव का थाना नंबर कितना है, तीसरी बात। जब इतना डिटेल आप जान देंगे तो उसके बाद आता है चादर संख्या भी, सीट नंबर। अब एक गांव एक विलेज है, अब उस विलेज में मान के चलिए कि उस विलेज का रकबा बहुत बड़ा है। अगर रकबा छोटा है, जैसे स्केल का जो निर्माण करते हैं हम लोग, स्केल जो बनाते हैं, तो जैसे अगर कोई भी स्केल बना लिए 16 इंच बराबर 1 माइल, और एक सीट मतलब कि 700 × 900 mm का अभी सीट हम यूज करते हैं A0 साइज में,
इससे पहले A1 साइज का सीट आता था जो 841 mm से कम का रहता था, तो वो सीट में उस सीट पर जब नक्शा को ड्रॉ किया जाता था, तो उस सीट को नक्शा ड्रॉ करने में उसमें आप ये भी सुना होगा कि नक्शा बनाते समय स्क्वायर का निर्माण किया जाता, जिसको ग्रिड भी कहते हैं, यानी 10-10 जरीब का स्क्वायर बनाया जाता था। और 10-10 जरीब का स्क्वायर बना करके और आप मतलब उसी नक्शे पर प्लॉट की कटिंग करते थे, प्लॉटिंग करते थे, ताकि आपको गांव का एरिया पता चल जाए। अगर उस नक्शे में फुल हो गया, सीट का साइज तो आपने लिमिट कर दिया कि इतना बड़ा साइज ही होगा, स्केल भी आपने लिमिट कर दिया कि इतना ही स्केल होगा, बट विलेज का जो बाउंड्रीज का जो है वो लिमिट नहीं है। किसी गांव का एरिया कम है, किसी गांव का एरिया ज्यादा है, रकबा ज्यादा है, किसी गांव का यूटी एरिया जिसको कहते हैं, किसी गांव का यूटी एरिया ज्यादा है, किसी गांव का यूटी एरिया कम है। तो जिस गांव का यूटी एरिया ज्यादा है, सीट फिक्स है, स्केल फिक्स है, तो उतना में अटेगा तो अटेगा, नहीं तो फिर नेक्स्ट सीट पर लेके जाएंगे। तो उस गांव में चादरों की संख्या बढ़ गई, चादर नंबर 1 हो गया, चादर नंबर 2 हो गया, चादर नंबर 3-4 हो गया, इस तरह से बढ़ती गई। जिसमें पहाड़ी क्षेत्र में जैसे जमुई साइड में बहुत ज्यादा चादर संख्या का निर्माण किया गया है। उस साइड में एक विलेज में 100 चादर चला गया है, क्योंकि बहुत बड़ा विलेज को काउंट किया गया है। वो भी मैप आपका 16 इंच बराबर 1 ही माइल पर बना हुआ है। तो उस समय अंग्रेज के द्वारा रेंट को लेने के लिए, रेंट को वसूल करने के लिए कैडेस्ट्रल सर्वे मैप 1885 से 1925-26 तक के बीच में पूरे बिहार के 45,000 कितना ग्राम है, 45,862 राजस्व ग्रामों का नक्शा को उन्होंने तैयार कर लिया। बिहार के अंदर राजस्व ग्रामों की संख्या 45,862, अंचलों की संख्या 534, अनुमंडलों की संख्या कितना है, पंचायतों की संख्या, अनुमंडलों की संख्या कितनी है, 101 है, प्रमंडलों की संख्या कितनी है, 9 है, जिलों की संख्या 38 है। तो ये सब चीज एकदम जवान पे याद रहना चाहिए इंसान को, क्योंकि हम वहां से बिलोंग करते हैं, हम वहां काम करते हैं, बिलोंग नहीं भी करते हैं तो काम करते हैं। तो इस तरह से आप लोग 45,862 राजस्व ग्रामों का सर्वे उन्होंने 1885 से लेकर के 1904-5-6 तक के बीच में कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद फिर रिविजनल सर्वे भी उन्होंने किया, अंग्रेज ने कुछ सर्टेन गांव का रिविजनल सर्वे किया, कुछ सर्टेन, लेकिन उसको आज के डेट में हम लोग कैडेस्ट्रल सर्वे में ही काउंट करते हैं। उसको जो काउंट करते हैं, तो इसीलिए कैडेस्ट्रल सर्वे का पीरियड जो रखा गया 1885 से 1925-26 तक का रखा गया। इस बीच में कुछ सर्टेन है, जैसे में छपरा का नाम सुना होगा आपने। छपरा में 3 जिला का निर्माण हुआ, गोपालगंज, सिवान, सारण पहले था। सारण में 3 जिला हुआ, गोपालगंज, सिवान और छपरा, सारण मतलब छपरा, ये 3 जिला। ये 3 जिला में सबसे पहले 1885 से कर करके 1901-2 तक नक्शा फाइनल कर लिया गया था। फिर उसके बाद अंग्रेज द्वारा रिविजनल सर्वे के नाम पर कुछ उसमें त्रुटि उनको दिखाई दिया, कुछ रेंट और कैसे वसूला जाए, उसके लिए उन्होंने फिर से यूज किया, और यूज करने के बाद में 1900 मतलब कि 14, 15, 16, 17 तक मतलब कि नक्शा रिविजनल उन्होंने फाइनल कर लिया। यानी 1885 से लेकर के 1902-3 तक में पूरा रिविजनल कैडेस्ट्रल कर लिया था उन्होंने। फिर 1902-3 के बाद 1915-16 तक कुछ सर्टेन डिस्ट्रिक्ट का मतलब उन्होंने किया, जैसे चंपारण है, चंपारण में आप 2 जिला बना, ईस्ट वेस्ट दोनों, मोतिहारी और बेतिया। तो ईस्ट चंपारण का भी आप मैप देखेंगे तो वहां भी आपको एक सर्वे 1901-2 में हुआ, 1894-95 में हुआ, और दूसरा सर्वे फिर मतलब कि बहुत ही कम समय के अंतर्गत 1914-15 में भी हुआ। तो इस तरह से 7-8 जिले हैं जहां पे कैडेस्ट्रल और रिविजनल दोनों सर्वे कराया गया, लेकिन वो दोनों ही समझिए कि कैडेस्ट्रल सर्वे के नाम से ही अभी जाना जाता है। 1900 आजादी के बाद से जो सर्वे का निर्माण हुआ, अंचल कार्यालय का निर्माण हुआ, उसके बाद हमारा पूरा सिस्टम बदला। जहां रेवेन्यू थाना में, राजस्व थाना में कलेक्शन होता था रेवेन्यू का, रेवेन्यू थाना के नाम से, वो आज भी एग्जिस्ट कर रहा है। हमारे रिविजनल सर्वे में भी रेवेन्यू थाना के नाम से जाना जाता है,
फर्क इतना है कि लैंड का मालगुजारी टैक्स जो है, कलेक्शन जो है, वो हम अब अंचल में जमा करते हैं। पहले सीधे कलेक्टर के यहाँ रेवेन्यू थाना के माध्यम से जो जमा होता था, वो अब डायरेक्ट हम अंचल में जमा करते हैं। और जब से अंचल बना 1950 के बाद से, तब से वो हम अंचल अधिकारी को ये दायित्व दिया गया कि ये आप यहाँ पे जमीन का कलेक्शन करेंगे और जमीन का रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे। और उसके लिए भी रसीद का निर्माण किया गया, जिस भी रसीद को आप लोग कटवाते हैं या हम लोग कटवाते हैं, कोई भी आदमी कटवाते हैं। तो ये कैडेस्ट्रल सर्वे 1885 से 1925-26 तक उसको हम मानते हैं कैडेस्ट्रल सर्वे, क्योंकि उसके बाद रिविजनल सर्वे 1959 से शुरू हुआ, 55 ही से मान लीजिए, 1955 से शुरू कर करके और आज तक हम लोगों ने रिविजनल सर्वे फाइनल नहीं कर सके। आज तक हम लोगों ने रिविजनल सर्वे यानी कि 1910 से 11 तक, यानी विशेष सर्वेक्षण कार्यक्रम नियमावली 2011 2012 ये जो बनी हुई है, यानी कि 2011 से ही विशेष सर्वेक्षण का कार्य शुरू हुआ है 2012 से। तो 2011-12 से जब विशेष सर्वेक्षण का कार्य शुरू हुआ है, उसके पूर्व तक रिविजनल सर्वे का 40-50 साल से नोटिफिकेशन था पटना जिला का, लेकिन रिविजनल सर्वे नहीं हो पाया। इसमें रिविजनल सर्वे नहीं होने में बहुत बड़ा कठिनाई ये भी है, पब्लिक द्वारा सपोर्ट, हमारे स्टाफ का मतलब कि काम में चोरीपन, काम सही ढंग से नहीं करना, पब्लिक भी सही ढंग से सपोर्ट नहीं करना, मतलब क्या कहते हैं, बेईमानी शैतानी भी एक बहुत बड़ा इसमें फैक्टर है। अगर हम ईमानदारी से काम करेंगे तो गांव वाला भी मुझे हाथ में लेकर के मतलब कि रखेगा और हर काम को हमारे कर देगा। लेकिन उसी में थोड़ा सा अपना ईमान को अगर खराब कर लेंगे, थोड़ा घुसखोरी की तरफ चले जाएंगे, तो गांव वाला भी सपोर्ट नहीं करेगा और बाद में जाने पर पहचानेगा भी नहीं। अगर बाद में पकड़ा गए तो वो मारेगा भी और वो जो पैसा दिया है वो छीनेगा भी वो आपसे। जिस तरह से हम इन लोग के साथ मतलब ऐसा बहुतों सारे के लोगों के साथ ऐसा हुआ है। तो ये सब बहुत सारी फैक्टर है जिसके चलते मतलब कि आपका रिविजनल सर्वे पटना जिला में 40 साल से नोटिफिकेशन होने के बावजूद भी 2010-11 तक भी पूरे गांव का, पूरे पटना डिस्ट्रिक्ट के पूरे विलेजेस का रिविजनल सर्वे तैयार नहीं हो सका। सर्टेन मतलब कि 2-4% कहिए गांव का ही रिविजनल सर्वे, 2-4% से भी कम गांव का रिविजनल सर्वे तैयार हुआ। और रिविजनल सर्वे तैयार होकर के ये हुआ। तो उसके बाद में देखा गया सरकार द्वारा और देखा गया कि भाई इसमें तो काफी समय लग रहा है, रिविजनल सर्वे हो नहीं रहा है और रिविजनल सर्वे करने में काफी कठिनाई आ रही है, बहुत सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच में आपको रिविजनल सर्वे, कैडेस्ट्रल सर्वे से रिविजनल सर्वे करने के दौरान में बीच में कर्मचारी, सीओ द्वारा भी धांधली, और सबसे बड़ा तो पब्लिक को हम धांधली मानते हैं। अगर पब्लिक ईमानदार हो तो वो किसी को धांधली नहीं करने देगा। उसी पब्लिक से हम भी आते हैं, उसी पब्लिक से सारे लोग आते हैं। तो सबसे बड़ा चीज है कि पब्लिक, यानी पब्लिक लालची बन जाते हैं और वो कर्मचारी और सीओ और किसी भी सरकारी कर्मचारी से गलत कराने के लिए एग्रेसिव हो जाते हैं और उसको, उसके माइंड को डाइवर्ट करके के एग्रेसिव। तो ये 40-50 साल के बीच में जो लैंड का जो ट्रांजैक्शन हुआ है और उसका जो रिकॉर्ड का जो मेंटेनेंस है वो काफी जर्जर स्थिति में है और काफी सही हालत में नहीं है, जिसके चलते मतलब कि रिविजनल सर्वे में सबसे बड़ा प्रावधान उत्पन्न हुआ और रिविजनल सर्वे में देर हुई। तो इसमें एक किस्तवार भी प्रक्रिया थी हमारी। किस्तवार के क्रम में हम, किस्तवार में क्या होता था कि किस्तवार में आप जमीन के सबसे पहले ग्राम का सीमा का सत्यापन करते हैं। उसके लिए रिविजनल सर्वे करने के लिए आप क्या करते थे, पहले वाला स्कीम में ब्लूप्रिंट लेते थे सर्वे ऑफिस गुलजारबाग से। ब्लूप्रिंट मतलब क्या होता है, ब्लूप्रिंट एक कैडेस्ट्रल नक्शे का हल्का प्रिंट होता है जिसमें प्लॉट पूरा नहीं दिखेगा लेकिन बाउंड्री दिखेगा। विलेज का ग्राम सीमा जो है बाउंड्री वो दिखेगा, लेकिन प्लॉट नंबर बिल्कुल ब्लू हल्का हल्का दिखेगा, माइनर दिखेगा, लगेगा कहीं मीठा हुआ है, कहीं उगा हुआ है, कहीं मीठा हुआ है, कहीं उगा हुआ है, इस तरह से मतलब दिखेगा, जिसको ब्लूप्रिंट कहते हैं। तो कैडेस्ट्रल सर्वे के ब्लूप्रिंट को लेकर के और उसके बाद में स्पॉट पे जाकर के और स्पॉट पे उसका विलेज बाउंड्री को वही सेम टू सेम एज इट इज रखना है। और उसके बाद खेत का आरी जितना कन्वर्ट होता चला गया, कैडेस्ट्रल सर्वे से रिविजनल सर्वे के दौरान में जितना बार रजिस्ट्री हुई, रजिस्ट्री होने के बाद जो आया तो वो सबको जितना आरी बना हुआ है खेत पर उस सब आर को पेंसिलिंग से वो उठा लेते थे और फिर उसके बाद उसका सत्यापन करते थे।
कि भाई ये जो भूखंड है ये किसका है, क्या है, नहीं है, और उसका सत्यापन करके ये भूखंड वास्तव में जो हम पेपर पे उठाए हैं और प्लॉट पे जो है वो दोनों आपस में मिलता जुलता है कि नहीं। तो ये किस्तवाड़ के दौरान भूखंडों का सत्यापन और मतलब इसका सत्यापन, ग्राम सीमा का सत्यापन, ये 2 सत्यापन हम लोग किस्तवाड़ के दौरान में कर लेते हैं, जो इससे पहले सर लोग भी आप लोगों को खूब बताए हैं इस संबंध में। तो इस तरह से मतलब कि रिविजनल सर्वे हमारा कंप्लीट नहीं हुआ तो सरकार ने एक स्कीम निकाला कि भाई ये किस्तवाड़ करने में और मतलब काफी समय लगता है, काफी मैन पावर की भी आवश्यकता पड़ती है, तो इसको कैसे हम कम से कम समय में और हम कैसे इसको करें। तो किस्तवाड़ के डिफिनीशन से जो पता चलता है उस हिसाब से मॉडर्न टेक्नोलॉजी का उपयोग अब आज के जमाने में आ गया। देखिए शुरू में जो कैडेस्ट्रल सर्वे हुआ था तो कैडेस्ट्रल सर्वे में जो इंस्ट्रूमेंट थे सर्वे करने के वो क्यों कौन कौन से थे। कैडेस्ट्रल सर्वे में सर्वे के इंस्ट्रूमेंट मेनली क्या थे, चैन थे, चैन। मेनली जो कैडेस्ट्रल सर्वे में जो इंस्ट्रूमेंट थे वो थे आपका चैन थे। कैडेस्ट्रल सर्वे में चैन और थियोडोलाइट ये दोनों ही कैडेस्ट्रल सर्वे में यूज किया गया था। थियोडोलाइट एक ऐसा डिवाइस है जिसके जरिए हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एंगल का मेजरमेंट करते हैं। थियोडोलाइट जो है वो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एंगल का मेजरमेंट करते हैं और चेन से जो है डिस्टेंस को हम नापते हैं, दूरी को हम निकालते हैं। तो एंगल और दूरी दोनों जब हमारा निकल गया और उसको पेपर पे ड्रॉ कर दिए तो वो मेरा मैप तैयार हो गया। तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में 2 चीज था, एक चैन था कैडेस्ट्रल सर्वे में और दूसरा था हमारा थियोडोलाइट। रिविजनल सर्वे में एक इंस्ट्रूमेंट और आ गया, फाउंड हो गया, जिसको ईडीएम कहा गया। ईडीएम इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है ना, ईडीएम। तो उसमें रिविजनल सर्वे में ईडीएम आ गया। तो रिविजनल सर्वे में कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया गया, चैन भी यूज किया गया, थियोडोलाइट भी यूज किया गया और ईडीएम मशीन भी यूज किया गया। ये रिविजनल सर्वे तक था। अब स्पेशल सर्वे में जब मॉडर्न टेक्नोलॉजी के सर्वे में जब हम लोग इंटर किए तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के सर्वे में क्या यूज किया हमने। मॉडर्न टेक्नोलॉजी के सर्वे में ईटीएस डीजीपीएस, ईटीएस डीजीपीएस से भी आप कंप्लीट सर्वे कर सकते हैं। लेकिन मॉडर्न टेक्नोलॉजी के सर्वे में ईटीएस डीजीपीएस से सर्वे करने के लिए आपको फिर वही पुराने वाली ही पद्धति होगी। सिर्फ कैलकुलेशन जो आप पेपर पे करते थे वो कैलकुलेशन पेपर पे नहीं कर करके सभी प्लॉट पे ईटीएस को ले जा करके, डीजीपीएस को ले जा करके और उससे आपका एक एक प्लॉट को मेजर करके, एक एक प्लॉट का पॉइंट को ले करके और उसके बाद फिर आके कंप्यूटर में प्रोसेस कर करके और उस पॉइंट को एक दूसरे को जोड़ करके और आप डिफरेंट स्केल पर कंप्यूटर की सहायता से आप मैप बना करके फिर उस जमीन का सत्यापन कर सकते हैं कि जहां से आप डेटा लेके आए हैं मॉडर्न टेक्नोलॉजी के ईटीएस डीजीपीएस मशीन से, उस ईटीएस डीजीपीएस मशीन से डेटा कलेक्ट करना एक विधि है। दूसरा विधि है कि उस डेटे को कंप्यूटर में प्रोसेस कर करके मैप तैयार करना। और तीसरा विधि है कि जो आप मैप तैयार किए उससे वो सत्यापित हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर सत्यापित हो रहा है तब तो इसका मतलब कि आपने डाटा सही लिया है, आपका कंप्यूटर में प्रोसेस भी सही हुआ है। अगर आपने डाटा तो लिया और वो डाटा पॉइंट के रूप में आता है, ईटीएस डीजीपीएस में डाटा पॉइंट के रूप में आता है और ज्यादा कर्विंग एरिया में मतलब स्ट्रेट लाइन वाले एरिया में ईटीएस डीजीपीएस से लेने में काफी आसानी होती है। जहां पे कर्व एरिया होता है तो वहां पे काफी पॉइंट लेना पड़ता है। अगर कंप्यूटर प्रोसेस करने में अगर गलती से जो कर्विंग एरिया है पॉइंट को आप कंसेक्यूटिव अगर आप नहीं ऐड कर सके, अगर इस पॉइंट को उस पॉइंट कंसेक्यूटिव नहीं हो करके अक्रमानुसार अनुसार अगर मतलब कि अगर पॉइंट ऐड हो गया तो मैप भी आपको एकदम बिल्कुल विचित्र टाइप से दिखने लगेगा, फिर आप सत्यापन नहीं कर पाएंगे उसका। तो उसका सत्यापन करने के लिए वहां क्रमानुसार डॉट भी लेना होगा, मतलब पॉइंट को लेना होगा ईटीएस से, डीजीपीएस से भी ले सकते हैं। ईटीएस से लेने में आपको लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड ईटीएस नहीं बताता है, ईटीएस में कोऑर्डिनेट नहीं बताता है, लेकिन डीजीपीएस में कोऑर्डिनेट भी आता है। जो काम ईटीएस से करते हैं वो सारा का सारा काम डीजीपीएस से भी कर सकते हैं। जिस तरह से डीजीपीएस में
मतलब कि दो ठो मोड होता है, जिस मोड के चलते आप मतलब कि स्टैटिक मोड में पोस्ट प्रोसेसिंग करने के बाद अगर डीजीपीएस को स्टैटिक मोड में पोस्ट प्रोसेसिंग करते हैं तो उसके बाद आप जिस ग्राउंड पर आपने डीजीपीएस जिस बिंदु पर लगाया है उस बिंदु पर आप मतलब कि उस पॉइंट का आप कोऑर्डिनेट मतलब लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और एलिवेशन, ये तीनों का तीनों समुद्र तल के रेफरेंस में आप ले सकते हैं डीजीपीएस से। लेकिन ईटीएस क्या करता है कि ईटीएस से सिर्फ आप डिस्टेंस का मेजर कर सकते हैं, किसी एंगल को आप निकाल सकते हैं, किसी चीज का हाइट मेजर करना हो तो वो निकाल सकते हैं, किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर उसमें डाल दे और आपने भूल गए कि ये कोऑर्डिनेट वाला पॉइंट कहां पे है तो ईटीएस में डाल करके ईटीएस मशीन से वो ढूंढ सकता है, ईटीएस मशीन वो ढूंढ सकता है, जिसको स्टेक आउट कहते हैं, है ना, ढूंढ सकता है, यानी पॉइंट को भी ढूंढ सकता है वो अगर कोऑर्डिनेट डाल देते हैं, लेकिन कोऑर्डिनेट निकालता नहीं है। यानी ईटीएस मशीन समझ लीजिए कि मैनुअली हम अपने से काम कराते हैं, जैसे जैसे उसको बोलते वैसे वैसे वो काम करता है। सिर्फ थेडोलाइट और ईडीएम ये जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एंगल और प्लस डिस्टेंस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को कंबाइंड कर दिया गया, यानी थेडोलाइट प्लस ईडीएम मशीन ये दोनों को आपस में कंबाइंड करके जो एक इंस्ट्रूमेंट का नाम दिया गया वो ईटीएस है, जिसका नाम इलेक्ट्रॉनिक टोटल स्टेशन है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक टोटल स्टेशन है। इलेक्ट्रॉनिक्स भी बहुत कमाल की चीज है, शायद आप लोग सभी कोई इंजीनियर है जानते होंगे, फील्ड में जितना इंजीनियरिंग का ब्रांचेज है वो सारे ब्रांचेज में इलेक्ट्रॉनिक्स के इतना आगे कोई ब्रांचेज नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर, आईटी, ईटीएस मशीन, मेडिकल क्षेत्र में, हर क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत ही ज्यादा आगे घुस गया है। यहाँ तक बायोलॉजी रिसर्च सेंटर से मांगा जाता है कि आप ब्रेन का डायग्राम अगर दे दीजिए हमको, इलेक्ट्रॉनिक रिसर्च सेंटर मांगता है हमेशा, आज से नहीं, सन 1992-93 से हम इस बात को सुनते आ रहे हैं कि अगर इलेक्ट्रॉनिक्स रिसर्च सेंटर को बायोलॉजिकल रिसर्च सेंटर अगर ह्यूमन बींग्स के ब्रेन का सर्किट दे दे कि सारे ऑर्गन्स में क्या क्या फंक्शन, क्या क्या काम करते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉनिक आदमी तैयार कर देंगे जो कि सनलाइट से चार्ज होंगे, न खाएंगे न पिएंगे और हमारे आप जैसा काम करेंगे। तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स इतना आगे बढ़ गया है। तो उसी का एक डिवाइस है ये भी, वो हर फील्ड में घुसा हुआ है, यानी सर्वे की भी फील्ड में आया हुआ है। डीजीपीएस भी इलेक्ट्रॉनिक के डिवाइस है, लेकिन ईटीएस मशीन इलेक्ट्रॉनिक टोटल स्टेशन इसका नाम रखा गया है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। इसमें वर्टिकल हॉरिजॉन्टल एंगल प्लस ईडीएम इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरिंग ये दोनों को कंबाइंड कर दिया एक जगह और जितना सारा कैलकुलेशन है उसको बना करके तैयार कर दिया गया। एक चीज और हम आप लोगों को बताना चाहते थे कि पूर्व के जमाने में सर्वे जो हुआ था तो उसमें लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड की जब बात आती है तो स्टार्टिंग में क्या हुआ था कि जब सर्वे का काम अंग्रेज द्वारा हुआ था तो उस समय अपना सर्वे कल्याणपुर के मध्य प्रदेश को 00 मान करके, मध्य का 00 मान करके और वहां से सर्वे का काम स्टार्ट किया गया था कोऑर्डिनेट में। ठीक है ना, 00 मान करके वहां से सर्वे का काम शुरू किया गया था और वहीं से पूरा नक्शा का निर्माण हुआ था। इसमें देखेंगे कि हम डिग्री और मिनट में तो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड को लिया जाता है, लेकिन सेकंड में उस समय नहीं लिया जाता था, सेकंड में नहीं लिया जाता था। तो डिग्री और मिनट में हम लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड को लेते थे, डिग्री मिनट में, और कल्याणपुर के मध्य प्रदेश से इसको 00 मान करके सर्वे का काम। लेकिन आज के डेट में आप पूरे विश्व का एक सेंटर मान करके, जो ग्रीनविच मेरिडियन जो लंदन में है, वहां से 00 को मान करके WGS 9084 डेटम पे हम काम करते हैं। और यही 94 WGS 94 को ही हम मशीन में भी सेटअप करते हैं डीजीपीएस के। और उसके बाद ये जो ईटीएस तो सिंपली मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, डीजीपीएस डिफरेंशियल ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, इसका फुल फॉर्म होता है डिफरेंशियल ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। इससे पहले डीजीपीएस से पहले जीपीएस था, तो जीपीएस हम लोग नेविगेशन में यूज किया करते थे, जीपीएस का इस्तेमाल नेविगेशन में, यानी ग्लोबल पोजीशन सिस्टम से, पोजीशनिंग सिस्टम से। तो इसमें क्या होता था, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम में एक्यूरेसी उतनी नहीं थी जितनी एक्यूरेसी मैप के लिए चाहिए
उतनी एक्यूरेसी नहीं थी। तब उसके बाद डीजीपीएस का आविष्कार हुआ, डिफरेंशियल ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम का। जीपीएस में एक ही सिग्नल से काम होता था, डीजीपीएस में 2 सिग्नल मिलता है जिसका नाम L1 और L2 होता है। दोनों सिग्नल का फ्रीक्वेंसी भी अलग अलग होता है। जैसे L1 का फ्रीक्वेंसी आपको होता है 1575.4 मेगाहर्ट्ज, L1 का फ्रीक्वेंसी जो होता है 1575.4 मेगाहर्ट्ज, L2 का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो 1227.60 मेगाहर्ट्ज होता है L2 का। तो ये L1 और L2 2 सिग्नल उसको प्राप्त होते हैं। ये सिग्नल कहां से प्राप्त होते हैं? तो सैटेलाइट से होते हैं। किससे प्राप्त होते हैं? अर्थ के ऊपर जो भेजा गया सैटेलाइट है, वो सैटेलाइट पूरा का पूरा मूव करते रहता है। तो इसमें हर कंट्री का अपना अपना सैटेलाइट है। आपको मालूम होना चाहिए कि यूएसए का जीपीएस सैटेलाइट है, लिख सभी सकते हैं। यूएसए का जो सैटेलाइट है वो जीपीएस है, उसका नाम है जीपीएस, जो अर्थ के चारों ओर चक्कर काटते रहते हैं अंतरिक्ष में। और वही सैटेलाइट से डीजीपीएस कनेक्ट होकर के आपको आपका पोजीशन दिखाता है और लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड दिखाता है। और उसका कंट्रोल रूम जो है, वो सैटेलाइट जो ऊपर में मूव कर रहा है, उसका कंट्रोल रूम यूएसए में है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है, जिसके सैटेलाइट का नाम है जीपीएस। उसी प्रकार से रसिया का भी सैटेलाइट है। रसिया जो कंट्री है उसका भी सैटेलाइट है, उसका सैटेलाइट का नाम है ग्लोनाज। रसिया के सैटेलाइट का नाम है, जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर कटवाता है, उसका नाम है ग्लोनाज। उसके बाद यूरोप का है, यूरोप का सैटेलाइट है, यूरोप के सैटेलाइट का नाम है गैलीलियो। यूरोप का जो सैटेलाइट है उसके सैटेलाइट का नाम है गैलीलियो। उसके बाद अपने इंडिया का भी सैटेलाइट है, उसका भी अपना कंट्रोल रूम है। इंडिया का जो सैटेलाइट है उसका नाम है गगन। और चाइना का भी सैटेलाइट है, जिस सैटेलाइट का नाम है कंपास। और भी देश के सैटेलाइट हो सकते हैं, मेरे नॉलेज में नहीं है। मान लिया नेट पे सर्च करके आप ढूंढ भी सकते हैं, लेकिन हमको जितनी जानकारी थी उसके बारे में बताया कि इतना कंट्री है, 5-6 कंट्री है जिसका अपना अपना सैटेलाइट है, जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर काटते रहते हैं। उसी सैटेलाइट से डीजीपीएस कनेक्ट होकर के आपको आपके पॉइंट का समुद्र तल से कितना लैटिट्यूड पे, कितना लॉन्गिट्यूड पे, कितना एलिवेशन पे आपने मशीन का सेंटरिंग जिस पॉइंट पे किया है, लेवलिंग जिस पॉइंट पे किया है, उस पॉइंट का सेंटरिंग और लेवलिंग के अनुसार उस बिंदु का आपको लोकेशन दिखाता है। और इसी लोकेशन से हम मतलब कि प्राप्त करते हैं कि ये हमारा कोऑर्डिनेट है, ये हमारा लैटिट्यूड है, अक्षांश है, ये हमारा देशांतर है, और ये हमारा हाइट है, यानी एलिवेशन है, यानी ऊंचाई है। तो ये डीजीपीएस का काम है। ये ईटीएस नहीं कर पाता है इस काम को ईटीएस नहीं कर पाता है। तो यानी अब इसमें एक बताएं हम कि स्टैटिक मोड में पोस्ट प्रोसेसिंग मेथड के जरिए आप जिस पॉइंट पे खड़े होते हैं उस पॉइंट पे डीजीपीएस को कॉन्फ़िगर कर करके उसको सेटअप करके, यानी सेटअप करने के लिए उसका सेंटरिंग, उसका लेबलिंग, फिर उसके बाद कंट्रोल में जो कंट्रोल में आपको बताएगा कि आप बिहार जो है 45 डिग्री नॉर्थ पे है, ये भी चीज है। अदर स्टेट में जाएंगे तो अदर मिलेगा आपको। तो ये सब कॉन्फ़िगरेशन उसमें डालना पड़ता है। और डालने के बाद जिस पॉइंट पे हम मशीन को लगा देंगे और उसके बाद उसका ऑब्जर्वेशन छोड़ देंगे। अब उसके रीडिंग का जो शुद्धिकरण है, जो शुद्धता है, वो शुद्धता आप कितना ऑब्जर्वेशन करते हैं, कितना देर तक डीजीपीएस को छोड़ देते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। उसका रीडिंग जो है 72 घंटा जैसे प्राइमरी कंट्रोल पॉइंट के लिए आपको बताया गया है। यानी प्राइमरी कंट्रोल पॉइंट पर जो प्राइमरी कंट्रोल पॉइंट आपने सर्वे ऑफ इंडिया के कंट्रोल पॉइंट से जो आप इंटरेक्ट करके और प्राइमरी कंट्रोल पॉइंट का जो निर्माण किए हैं एजेंसी द्वारा, वो एजेंसी द्वारा 72 घंटा तक यानी कि 72 आवर तक डीजीपीएस को पोस्ट प्रोसेसिंग स्टैटिक मोड में लगा करके और उसके बाद ऑब्जर्वेशन उन्होंने किया। 72 घंटा में
हर एक सेकंड माइक्रो सेकंड में सिग्नल उसको मिलते रहता है। और इसमें एक और कंडीशन है, कंट्रोलर में देखना पड़ता है कि मिनिमम 4 सैटेलाइट ट्रैक होना चाहिए। कंट्रोलर जो होता है उसका, जो डीजीपीएस को कॉन्फ़िगर करते हैं, उसका जो कंट्रोलर है, उस कंट्रोलर में सैटेलाइट ट्रैकिंग का एक आइकन बना होता है। उस आइकन में आपको दिखाएगा कि जीपीएस कितना सैटेलाइट ट्रैक कर रहा है, ग्लोनास कितना कर रहा है, कंपास कितना कर रहा है, और कुल सैटेलाइट कितना ट्रैक कर रहा है। तो ये ट्रैकिंग सैटेलाइट है। ये ट्रैकिंग सैटेलाइट मतलब कि मिनिमम 4 होना चाहिए। अगर 4 से कम अगर सैटेलाइट ट्रैक कर रहा है, आपका कंट्रोलर में अगर दिखा रहा है कि 4 से कम सैटेलाइट ट्रैकिंग हो रहा है, तो समझ लीजिए कि आपको जो सिग्नल प्राप्त होने वाला है उसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम एरर आने की संभावना है। मैक्सिमम से मैक्सिमम एरर आने की संभावना है। और जिसमें 4 से अधिक सैटेलाइट का ट्रैकिंग होना कंपलसरी, यानी डीजीपीएस 4 सैटेलाइट से कम्युनिकेट कर रहा है, बात कर रहा है कम से कम, यानी वो चीज कंट्रोलर में दिखाता है। तो वो चीज 4 सैटेलाइट ट्रैकिंग करते रहा, 4 के जगह पर 10 कर रहा है, 32 कर रहा है, 64 कर रहा है, 50 कर रहा है, और बेहतरीन बात है, बेहतर बात है। दूसरी बात यह भी है कि डीजीपीएस को लगाने के लिए बगल में 15 डिग्री एंगल पर कोई चीज बिल्डिंग नहीं होनी चाहिए। उसको अगर बिल्डिंग होगी तो मल्टीपाथ एरर क्रिएट कर देगा। बिल्डिंग अगर होगी तो सिग्नल जब उस बिल्डिंग के सैटेलाइट तो मूव कर रहा है अर्थ के चारों तरफ, जब उसका मतलब बिल्डिंग से ढक जाएगा वो सैटेलाइट, तो उस समय ट्रैकिंग नहीं होगी उसकी। तो उस एरर को ये सारा का सारा एरर आपको जब डीजीपीएस से सिग्नल प्राप्त करने के बाद जब कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर में प्रोसेस करते हैं, बेसलाइन प्रोसेसिंग करते हैं, तो बेसलाइन प्रोसेसिंग में ये टोटल एरर आपको दिखाएगा कि आपका कितने समय में, किस टाइम में, किस टाइप का सिग्नल था, कितना सैटेलाइट का ट्रैकिंग किया था, वो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में दिखाएगा। वो आपका सिग्नल अगर ग्रीन दिखा रहा है, ग्रीन फ्लैग अगर लगा हुआ दिखा रहा है, मतलब कि बेस्ट है। अगर येलो दिखा रहा है तो मतलब मॉडरेट है। अगर रेड दिखा रहा है तो ये सिग्नल आपका कंफर्ट नहीं है, उसको फिर से जाके आपको सिग्नल को लाना पड़ेगा वहां से, मतलब कि डीजीपीएस लगा करके फिर ट्रैकिंग करवाना पड़ेगा, फिर से ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा। तो ये एजेंसी द्वारा प्राइमरी कंट्रोल बनाते समय सर्वे ऑफ इंडिया का कंट्रोल पॉइंट ऑलरेडी बना हुआ है। पूरे हिंदुस्तान में सर्वे ऑफ इंडिया का कंट्रोल पॉइंट बना हुआ है। उस सर्वे ऑफ इंडिया के कंट्रोल पॉइंट से उसको लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड प्राप्त करके एजेंसी को मतलब कि प्राइमरी कंट्रोल पॉइंट निर्माण करते समय उससे ट्रायंगुलेशन मेथड के जरिए और उसका कोऑर्डिनेट 72 घंटा तक डीजीपीएस को वहां पे लगा करके ऑब्जर्वेशन कर करके और उसके पॉइंट को निकालना है और उसका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड और मतलब कि कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करके उस पॉइंट को लेकर के और उसको ये सारा काम उसको पहले करना है, एरियल फोटोग्राफी करने से पहले करना है, ताकि जब हम एरियल फोटोग्राफी करेंगे तो उसमें वो चीज दिखना चाहिए उसको, जो उसने बनाया है कंट्रोल पॉइंट, वो कंट्रोल पॉइंट एरियल फोटोग्राफी में दिखना चाहिए, एरियल फोटोग्राफी में दिखना चाहिए। जब तक वो नहीं दिखेगा जब तक नहीं होगा, ये एरियल फोटोग्राफी में दिखेगा वो। तो उस तरह से प्राइमरी कंट्रोल पॉइंट, सेकेंडरी कंट्रोल पॉइंट, टर्सरी कंट्रोल पॉइंट का निर्माण हुआ, जिसको हम पीसीपी, एससीपी और टीसीपी कहते हैं। तो इस सब का ऑब्जर्वेशन भी अलग अलग है। प्राइमरी कंट्रोल पॉइंट के लिए टाइमिंग दिया गया 72 घंटा ऑब्जर्वेशन के लिए, सेकेंडरी कंट्रोल पॉइंट के लिए 4 घंटा का ऑब्जर्वेशन मस्ट है। उसके बाद में टर्सरी कंट्रोल पॉइंट के लिए 45 मिनट का ऑब्जर्वेशन मस्ट है। और उससे भी नहीं होता है तो हम एक्जुलरी कंट्रोल पॉइंट भी बनाने के लिए उसको कहे हैं, जिसका 15 मिनट का ऑब्जर्वेशन उसका मस्ट है। ये डीजीपीएस से हम स्टैटिक मोड में पोस्ट प्रोसेसिंग करने के बाद हम किसी बिंदु का लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड निकालने के लिए डीजीपीएस को 72 घंटा लगाएंगे तो मोड एक्यूरेसी प्राप्त होगा, अधिक से अधिक एक्यूरेसी प्राप्त होगा। उसके बाद डीजीपीएस में एक और मोड होता है जिसको आरटीके मोड कहते हैं, है ना, रियल टाइम काइनेमेटिक कहते हैं, काइनेमेटिक मोड कहते हैं, आरटीके मेथड कहते हैं। तो रियल टाइम काइनेमेटिक मेथड में डीजीपीएस से जो ईटीएस वाला काम करते थे ना हम, वो पूरा का पूरा कर सकते हैं डीजीपीएस से, वो पूरा का पूरा कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या करते हैं कि एक ऊंचे स्थान पे बेस को निर्माण करते हैं, जो बेस का कंट्रोल पॉइंट हमारा 72 घंटा
ऑब्जर्वेशन कर करके और हमने बेस बना लिया। 72 घंटा ऑब्जर्वेशन कर करके उसका कोऑर्डिनेट बना लिए। कोऑर्डिनेट बनाने के बाद उसी पॉइंट पे हम मशीन का सेंटरिंग और लेबलिंग कर दिए। सेंटरिंग लेबलिंग करने के बाद मशीन के कंट्रोलर में हम उसका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड जो उस पॉइंट का हमने रीडिंग लिया है वो डाल दिया। वो डाल देने के बाद में बेस की सेटिंग कर दी हमने। बेस की सेटिंग करने के बाद एक रोवर की सेटिंग होती है, तो वो एक रोवर बनाते हैं, बेस और रोवर बनाते हैं। ये आरटीके मोड में, रियल टाइम काइनेटिक मोड में हम इस काम को करते हैं। और बेस से 30 किलोमीटर के राउंड में, बेस से 30 किलोमीटर के राउंड में जहां जहां का हमको पॉइंट लेना होगा, जहां जहां का हमको लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड प्राप्त करनी होगी, वहां वहां 10 सेकंड के लिए खड़ा होना है और बेस को खड़ा करके रखना है। उसमें भी बबल लगे होते हैं, जिस आपका डंटा खड़ा सीधा है कि नहीं वो बबल से पता चल जाता है। तो आप अपने हाथ को स्थिर करके, अब बबल को स्थिर करके 10 सेकंड के लिए सांस को भी रोक करके, पहले भी नक्शे का निर्माण जब मैनुअल तरीके से करते थे, अब प्रारूपक लोग जो हमारे थे तो वो जब नक्शा जब ड्रॉ करते थे ना तो सांस को रोक लिया करते थे ताकि लाइन में वाइब्रेशन नहीं हो, लाइन में वाइब्रेशन नहीं हो। तो यहाँ पे रोवर के साथ वो तो बेस को हम फिक्स कर दिए, रोवर को हाथ में लेके 30 किलोमीटर राउंड तक हम उसको लेकर के जा सकते हैं। और जिस जिस पॉइंट पे हम खड़े होंगे वहां पे 10 सेकंड के लिए उसको स्ट्रेट में रखेंगे और स्ट्रेट करने के बाद कंट्रोलर से क्लिक करेंगे तो वहां का पॉइंट, वहां का कोऑर्डिनेट हमको पता चल जाएगा। तो इस तरह से वहां का कोऑर्डिनेट जब हमको पता चल जाएगा तो बेस से जिस पॉइंट को लिए उस पॉइंट की दूरी भी हमको पता चल जाएगी। फिर अगर 10 पॉइंट अगर ले लिए तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की दूरी कितनी होगी वो भी हमको पता चल जाएगा। जिस पॉइंट का हम दूरी निकालेंगे सब पॉइंट का दूरी हमको निकलता चला जाएगा। यही होगा उसमें कि जहां पे कर्व पोर्शन है, जहां पे मोड़ है यानी कर्व एरिया है, वहां पे बहुत नजदीक नजदीक हमको मतलब कि बार बार 10-10 सेकंड का हमको ये करना होगा। ईटीएस मशीन से भी एक मशीन होता है जिसको सेटअप करते हैं और दूसरा आपका प्रिज्म होता है जो टारगेट रहता है। जिस टारगेट पे आप ले जाते हैं उस टारगेट पे प्रिज्म को खड़ा करते हैं। तो जहां पे कर्व वाला पोर्शन है वहां पे आपको बहुत सारा पॉइंट लेना पड़ेगा, यानी हर एक 1 मीटर 2 मीटर पे हट करके डंटा को खड़ा कर करके और पॉइंट लेना पड़ेगा, तब जाकर के आप कर्व वाला बना पाएंगे। तो ये ईटीएस और डीजीपीएस मशीन में इस तरह का थोड़ी सी त्रुटि थी, लेकिन शुद्धता तो इसमें बहुत ज्यादा है। इसकी शुद्धता, इसकी एक्यूरेसी एमएम में है और मेहनत भी ज्यादा लगेगा और आदमी भी काफी मात्रा में हमको ह्यूज मात्रा में यूज करना पड़ेगा। सब जिला के लिए, सब गांव के लिए 10-10 ईटीएस, 10-10 20-20 आदमी को इस्तेमाल करना होगा, तब जाकर के हम उसका हम मतलब कि खेतों का ये नक्शा बना सकते हैं और उसका पॉइंट हम ले सकते हैं। हर एक खेत की आरी का हम पॉइंट ले सकते हैं। तो इसके लिए सरकार ने सोचा कि नहीं, एरियल सर्वे एक बेस्ट मेथड है जिसकी मदद से अगर हम करेंगे तो एरियल सर्वे से हमारा पूरा मानचित्र का फोटोग्राफ आ जाएगा, पूरा अर्थो इमेज बनाएंगे हम। और अर्थो इमेज तो आपको समझाया ही गया है कि हूबहू ग्राउंड से मतलब मिलता जुलता होता है, उसमें कोई अंतर नहीं होता है, वही अर्थो इमेज कहलाता है। तो एरियल फोटोग्राफ करने के बाद अर्थो इमेज का इस्तेमाल करते हैं हम, और अर्थो इमेज हमारा जब हूबहू खेत जैसा दिखने लगता है, मकान जैसा दिखने लगता है, और उसमें भी उसका जो एक डिस्टेंस है खेत का, जो मतलब चारों तरफ का पॉलीगॉन का डिस्टेंस है, अगर हम कंप्यूटर पे मेजर करते हैं अर्थोग्राफ में और एक्चुअल में जाके खेत पे भी उसका मेड़ को अगर मेजर करेंगे तो दोनों इक्वल आता है, दोनों बराबर आता है, तभी वो अर्थो इमेज कहलाता है। हर जगह स्केल समान होती है और समानता होती है, इसी को हम अर्थो इमेज कहते हैं, अर्थो इमेज फोटोग्राफ। तो इस फोटोग्राफी की मदद से हमको कितना बड़ा फायदा हो गया कि लेकिन इसमें भी फोटोग्राफी में भी जहां जहां शैडो पोर्शन है, जैसे ब्रिज के नीचे, आम के पेड़ के नीचे, यानी कोई बहुत बड़ा जंगल है, उसके नीचे का मेड़ तो दिखेगा नहीं, तो उसके लिए मेड़ जब नहीं दिखेगा तो उसके लिए हम ईटीएस डीजीपीएस का यूज करेंगे। तो एक तरफ एरियल फोटोग्राफी और दूसरी तरफ ईटीएस डीजीपीएस का टेक्नोलॉजी, दोनों को जब हम आपस में कंबाइन कर देते हैं, दोनों को जब हम आपस में कंबाइन कर देते हैं, यानी दो डिफरेंट टेक्नोलॉजी
एक साथ कंबाइन करना ही कौन सा टेक्नोलॉजी कहलाता है? हाइब्रिड टेक्नोलॉजी कहलाता है, जिसको हम लोग जानते हैं। यानी दो डिफरेंट टेक्नोलॉजी को एक ही चीज में यूज करना, एक ही चीज में इस्तेमाल करना हाइब्रिड टेक्नोलॉजी कहलाता है। इसलिए इसको हाइब्रिड टेक्नोलॉजी से हम एरियल फोटोग्राफी प्लस ईटीएस डीजीपीएस की मदद से हम इसका यूज कर करके नक्शे का निर्माण करेंगे, करते हैं और कर रहे हैं स्पेशल सर्वे में, जिसमें कम से कम समय में हमारा काम होने की संभावना है। अब चलिए थोड़ा सा आपको हम ये भी बता दें कि मैप के बारे में। मैप भी देख लीजिए, पुराना वाला मैप कैसा होता है, प्लीज शेयर। ये मैप दिख रहा है आप लोगों को? अगर दिख रहा है तो हैंड रेज कीजिए। दिख रहा है स्क्रीन पे मैप? यस। ये मैप जो देख रहे हैं आप, ये मैप अभी तक हम लोगों ने एक चीज पढ़ा था कि सिर्फ विलेज का नाम, राजस्व थाना संख्या से हम किसी गांव और जिला से किसी गांव को हम पहचानते हैं। ये म्यूनिसिपैलिटी मैप है। ये म्यूनिसिपैलिटी मैप में वार्ड नंबर और सीट नंबर से मैप का नेमीकरण किया जाता है। सबसे पहले नेमीकरण किया जाता है कि ये कौन सा नगर निगम है। अगर पटना म्यूनिसिपैलिटी है तो पटना नगर निगम, वार्ड नंबर इतना, सीट नंबर इतना। म्यूनिसिपैलिटी मैप के लिए यही यूज करते हैं हम लोग, म्यूनिसिपैलिटी मैप के लिए यही यूज करते हैं। जबकि विलेज मैप के लिए हम थाना नंबर का यूज करते हैं, राजस्व थाना का नाम का यूज करते हैं, विलेज के नेम का यूज करते हैं और डिस्ट्रिक्ट का नेम यूज करते हैं। म्यूनिसिपैलिटी मैप में हम सिर्फ वार्ड नंबर और सीट नंबर और नगर पालिका का नाम, जैसे पटना नगर पालिका है, दरभंगा नगर पालिका है, मुजफ्फरपुर नगर पालिका है, तो इस तरह के नाम को हम सिर्फ यूज करते हैं जो म्यूनिसिपैलिटी मैप होता है। जो म्यूनिसिपैलिटी मैप में भी मतलब कि 1 इंच बराबर 50 मीटर होता है। स्केल जो है वो इस तरह से स्केलिंग करके हम बनाते हैं। दूसरा नेक्स्ट मैप, ऐसे क्यों आ रहा है स्क्रीन पे? तो दिख ही नहीं पा रहा होगा। ये मैप है। ये मैप में आप देख रहे हैं कि मशहूर नाम इसमें जो लिखा हुआ है, मेन चीज हेडिंग को ही, मतलब कि यहाँ पे आप लोगों को सभी कुछ दिखाई दे रहा है कि मशहूर नाम में शिवहर लिखा हुआ है और ब्रैकेट में बस्ती लिखा हुआ है। बस्ती का मतलब हो गया कि शिवहर के आबादी वाला नक्शा का नाम है। थाना इसमें शिवहर लिखा हुआ है, यानी राजस्व थाना जो हुआ वो शिवहर हो गया। मशहूर नाम को विलेज के नाम से जाना जाता है, मशहूर नाम भी उसको कहते हैं। राजस्व ग्राम के नाम को मशहूर नाम से भी जानते हैं। राजस्व थाना है, थाना के जगह, राजस्व थाना के जगह पे थाना लिखा हुआ है जो शिवहर है। थाना नंबर इसका 163 लिखा हुआ है। जिस समय नक्शा बना था उस समय जिला मुजफ्फरपुर ही था, इसलिए उसका नाम मुजफ्फरपुर लिखा हुआ है। उसके बाद परगना लिखा हुआ है, अंचल लिखा हुआ है, पुलिस थाना भी लिखा हुआ है। पुलिस थाना जो आज के डेट में पुलिस थाना है वो है, और जो अंग्रेज के जमाना में जो राजस्व थाना के अंतर्गत जितने भी थाना गांव का निर्माण किया गया और थाना नंबर का निर्माण किया गया वो है। और इसमें पैमाना भी लिखा हुआ है। पैमाना में यहाँ पे लिखा हुआ है 32 इंच बराबर 1 माइल, 32 इंच बराबर 1 मील, यानी 1 सेंटीमीटर बराबर 19.60 मीटर है शायद। ठीक है, ये सन बना हुआ है कब का? 1959-60 का बना हुआ है, यानी 1959-60 का सन बना हुआ है। इसका मतलब कि ये रिविजनल सर्वे का मैप है, ये रिविजनल सर्वे का मैप है। ठीक है, इसका नेक्स्ट और एक मैप दिखाइए ना। चलिए इसको, ठीक है।
इसमें तो आप क्लियर नहीं दिख पा रहा है, लेकिन यहाँ पे ये चकबंदी मानचित्र है। इसमें भी 16 इंच बराबर 1 माइल पे बना हुआ है। इसमें चकबंदी मानचित्र में आप देख रहे हैं, प्रायः देख रहे हैं कि ये मानचित्र में प्लॉट जो है बहुत बड़ा बड़ा होता है। प्लॉट बड़ा बड़ा होता है मतलब चकबंदी का मतलब ही होता है कंसोलिडेटेड मैप। कंसोलिडेटेड मैप का मतलब होता है कि आपका अगर गांव में 10 प्लॉट है तो 10 प्लॉट को एक जगह प्लॉट का निर्माण किया जाएगा, और मतलब जिसका जिसका 10-10 प्लॉट है उस सबका एक जगह प्लॉट का निर्माण किया जाएगा, और किस किस खाता खेसरा से आया है उसका भी रिकॉर्ड बनेगा, जिसका चकबंदी खतियान भी तैयार होता है चकबंदी के समय में। इसका भी 16 इंच बराबर 1 माइल ही पर बनता है। नेक्स्ट ये वाली मैप, और इसको चकबंदी मैप भी कहते हैं। इसमें एक चीज और देखने की बात है कि यहाँ पे देख रहे हैं ये एक लाइन है जहां पे हमारा कंप्यूटर का कर्सर जो जा रहा है, मूव कर रहा है, इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पे जिसको तोखा लाइन कहते हैं। आज के डेट में सर्वे में एडज्वाइनिंग विलेज कहेंगे, एडज्वाइनिंग विलेज लाइन उसका नाम दिया गया है आज के विशेष सर्वे में। तो इसको पहले के जमाना में तोखा लाइन कहा जाता था। तोखा लाइन जो है इसके बीच में एक ट्रायंगल भी, 3 सिवानी पत्थर है ना, 3 सिवानी पत्थर है, ट्रायंगल है। ये ट्रायंगल का यूज कर करके हम यहाँ पे 3 विलेज को डिवाइड करते थे। एक विलेज यहाँ पे है लिखा हुआ पौनी नंबर 249, और दूसरा विलेज यहाँ पे है वेद बांध नंबर 6, यानी थाना नंबर है ये इसका थाना नंबर है। और तीसरा विलेज इटसेल्फ, ये वाला जो विलेज है वो खुद का खुद है। तो यानी ये ट्रायंगल 3 विलेज में तीन विलेज को डिवाइड करता है। एक तो खुद का जो वो नक्शा है वो विलेज हो गया, दूसरा मतलब कि उसके लेफ्ट साइड में तोखा लाइन का भी, इसका भी ये था, मतलब तोखा लाइन 5 जरीब से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। ये जो है ट्रायंगल से 1 जरीब हट के 5 जरीब का लाइन खींचेंगे तो वो तोखा लाइन कहला जाएगा। ये जो ट्रायंगल की जो पत्ती है, तीनों साइड का जो भुजा है, उस भुजे की भी लंबाई होती है, उस भुजे का भी मानक रखा गया था कैडस्ट्रल सर्वे में। इस भुजे का था 60 कड़ी के आसपास, 60 कड़ी, जो 60 कड़ी का एक भुजा कहलाता था। 60 कड़ी का एक भुजा, यानी तीनों भुजा 60 कड़ी का बना हुआ है, और इसके बीच में एक डॉट का निर्माण करते थे, डॉट बिंदु। वही बिंदु हमारा लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है हमारा, जो कि पुराने नक्शे में शो नहीं किया रहता था लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, अब पुराना नक्शा में नहीं भी होता था। तो ये जो बिंदु है डॉट, जब भी हम पैमाइश करेंगे तो इस ट्रायंगल के भुजा से पैमाइश से कोई लेना देना नहीं है। इस ट्रायंगल के बीच में जो डॉट है उस डॉट से ही हम मेजरमेंट करते हैं, या इस विलेज का हो या इस विलेज का हो या नक्शा के सेम अंदर के विलेज का हो, तो उसी ट्रायंगल के डॉट से हम यूज करते हैं। इसको 3 सिवानी पत्थर कहते हैं। कभी कभी बीच में भी हमको पॉइंट की आवश्यकता पड़ जाती है, जिसको मुस्तकिल पॉइंट के नाम से जानते हैं, जिसको आज के डेट में एक्जुलरी कंट्रोल पॉइंट के नाम से हम लोग समझेंगे कि एक्जुलरी कंट्रोल पॉइंट वो नक्शे में कितना ज्यादा से ज्यादा दिया है। टर्सरी कंट्रोल पॉइंट को मान के चलिए कि आपका वो 3 सिवानी पत्थर है, ट्रायंगल टाइप का है, वो ट्रायंगल ही 3 सिवानी पत्थर ही टर्सरी आपका टीसीपी है, टर्सरी कंट्रोल पॉइंट है। और बीच में अगर गांव में नक्शा बहुत बड़ा है तो बीच में भी मुस्तकिल पॉइंट देने की आवश्यकता होती है। तो वो बीच में जो एक्जुलरी कंट्रोल पॉइंट हम देंगे आज के डेट में, उसी को मुस्तकिल पॉइंट पूर्व के जमाने में कहा जाता था। और ये मुस्तकिल पॉइंट इसलिए होता था कि नापी करने में रेफरेंस का इस्तेमाल करते थे हम। अगर मान लिया कोई प्लॉट, यहाँ पे ये कोई प्लॉट है और इस प्लॉट का हम मेजरमेंट कर रहे हैं, तो इस मेजरमेंट करते समय हमको अगर एक साइड पूरब से नापते आ रहे हैं तो पश्चिम की ओर भाग जा रहा है, तो वैसे स्थिति में हमको अगर एक्यूरेट मिल जा रहा है हमको प्लॉट, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर घटबर हो रहा है तब वैसे सिचुएशन में हमको देखना होगा कि नहीं भाई, ये प्लॉट नक्शे पे तो हमारा 10 डिसमिल है, नक्शा पे हमने स्केल लगा के, गुनिया लगा के, या कंप्यूटर में नक्शा को रख करके और उसका मेजरमेंट हमने कर लिया कि ये 10 डिसमिल का प्लॉट है। बट अगर हम जमीन पे जाते हैं तो जमीन पे जाने के बाद में उस प्लॉट का मेजरमेंट करते हैं तो उस प्लॉट के मेजरमेंट में 9 डिसमिल हमको आता है, जमीन का मेजर, जो खेत का आरी बांधा हुआ है। तो अब हमको ये तो जस्टिफाई करना होगा कि इसका जो 1 डिसमिल है वो किस तरफ, किस खेत में जाते हैं। उसके लिए हमको ट्राई जंक्शन से आना पड़ेगा, हमको किसी न किसी मुस्तकिल पॉइंट से आना पड़ेगा, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों तरफ से मेजर करना पड़ेगा,
तब हमको पता चलेगा कि ये 1 डिसमिल जो जमीन है वो किस साइड में भागा हुआ है। और इसीलिए मुस्तकिल पॉइंट की आवश्यकता होती है कि बीच बीच में, गांव के बीच बीच में भी मुस्तकिल पॉइंट को ले लिया जाए। आज के डेट में एक्जुलरी पॉइंट और टर्सरी कंट्रोल पॉइंट, जो गांव का परमानेंट कोई स्थल है जो नष्ट नहीं होने वाला है, 30 साल 40 साल 50 साल तक के बीच में कोई स्थल नष्ट नहीं होगा, उस स्थल को भी मान करके हम मतलब मुस्तकिल पॉइंट उसको मान लेते हैं और उसका भी लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड निकाल करके हम रख सकते हैं। तो भविष्य में उसकी सहायता से, उस स्थल की सहायता से हम किसी प्लॉट का विवाद, किसी प्लॉट के रकबा में कमी बेसी को सही कर सकते हैं और एक्चुअल सही मेजरमेंट दे सकते हैं। ये चीज है। तो ये एक नक्शा है। तो ये 16 इंच बराबर 1 मील है। अब जैसे स्केल के बारे में जो फैक्टर है, स्केलिंग के बारे में, तो स्केलिंग के बारे में जो आप देखते हैं, तो स्केल एक्चुअली क्या होता है, स्केल के बारे में मेन एक यूनिट याद रखने की आवश्यकता है। यूनिट अगर आप याद रखेंगे तो स्केल को निकाल सकते हैं। यूनिट अगर आप याद रखेंगे तो स्केल को आप निकाल सकते हैं। जैसे 1 माइल, 1 माइल में कितना जरीब होता है? जब हम जरीब का मेजरमेंट करते थे उस समय चेन, 100 कड़ी का एक चेन होता है, एक चेन में 66 फीट होता है, उसी को एक जरीब कहते हैं। आप अगर वहां जाएंगे, बेंगलोर में, मैसूर में जाएंगे, कर्नाटक में, तो कर्नाटक में 100 चेन जो होता है, 100 कड़ी जो होता है, उसका जो एक चेन होता है वो 33 फीट का ही होता है, 66 फीट का नहीं होता है। वहां का कर्नाटक का जो चेन है वो 100 चैन का जो एक जरीब बनाया है, तो उसका कड़ी भी जो है ना, 100 कड़ी जो है, 100 कड़ी का एक चैन जो होता है, तो कड़ी भी जो है छोटा छोटा है। हमारे कड़ी से वो हाफ का कड़ी है, और उसी छोटे छोटे कड़ी से मतलब कि 100 चेन, 100 कड़ी का मिला करके एक चेन का निर्माण किया, और एक चेन वहां का 33 फीट का चेन है। अपने यहाँ जो है वो 66 फीट का चेन होता है। तो एक, उसको एक जरीब कहते हैं। एक चेन मतलब एक जरीब। तो 1 माइल में कितना जरीब होगा, सबसे पहले वो जानना जरूरी है। तो 80 जरीब का 1 माइल होता है आपको। अगर आप 16 इंच बराबर 1 माइल अगर कहते हैं, तो आप उससे आप निकाल सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर बराबर 39.60 मीटर, या 1 cm इज इक्वल टू 3960 cm आएगा या नहीं आएगा। बिल्कुल आसानी से आ जाएगा। और 1 फीट में जो होता है वो 12 इंच होता है। 1 फीट में कितना इंच होगा? 12 इंच होगा। और 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है। अगर ये इतना हमको यूनिट अगर याद है, तो 16 इंच बराबर 1 माइल, 32 इंच बराबर 1 माइल, 64 इंच बराबर 1 माइल। जो पूर्व का नक्शा ये 3 कैटेगरी में बना हुआ है विलेजेस का। 16 इंच बराबर 1 माइल खेत का, 32 इंच बराबर 1 माइल आबादी पोर्शन का, जो थोड़ा कम घनी आबादी है, और बहुत ज्यादा घनी आबादी है तो 64 इंच बराबर 1 माइल ये नक्शा पे निर्माण किया गया है। और इसमें यहाँ पे एक चीज और देख रहे हैं, ये ग्रिड है। एक ग्रिड से दूसरे ग्रिड का 10-10 जरीब पे, मतलब उन लोगों ने नक्शा का इस्तेमाल किया था 10-10 जरीब का। एक ग्रिड से दूसरे ग्रिड के बीच का जो यही स्क्वायर बन जाता है। एक ग्रिड इधर से है और दूसरा ग्रिड वर्टिकल है। ये हॉरिजॉन्टल भी ग्रिड है और वर्टिकल भी ग्रिड है, और दोनों ग्रिड को 10 जरीब का स्क्वायर बन गया, यानी 10 दहाई के 100 वर्ग स्क्वायर का एक स्क्वायर बना। 100 वर्ग का मतलब कि एक स्क्वायर बन गया, 100 जरीब वर्ग का एक स्क्वायर बन गया। यानी 10-10 जरीब पर अगर इसको लिया गया, तो अगर 20-20 जरीब पर लिया गया, 5-5 जरीब पर लिया गया, तो उसी हिसाब से स्क्वायर बनता था। तो पहले ग्रिड का ही निर्माण स्क्वायर में किया जाता है। ग्रिड से ही, इस ग्रिड से उस ग्रिड पे जब हम लाइन खींच देंगे सभी ग्रिड से, तो वो एक मतलब कि ग्राफ टाइप का पेपर पे बन जाएगा। और उस पेपर पे ग्राफ टाइप का बनने के बाद हमको वो पेपर शीट का अंदाजा भी लग जाएगा कि इस पेपर शीट पर अगर हम 16 इंच बराबर 1 माइल का नक्शा बना तैयार कर रहे हैं इस स्केल में, तो मैक्सिमम कितना से कितना रकबा तक का नक्शा
एक सीट पे बन सकता है। और उस गांव में रकबा अधिक होने पर फिर सीट नंबर दूसरा उसी का ले लेते थे, तो उसमें लिखते थे पहला वाला सीट पे सीट नंबर 1, जिसमें प्लॉट नंबर 1 से शुरू हुआ। प्लॉट नंबर जो होता है वो हमेशा आपको उत्तर और पश्चिम से शुरू करते हैं, 1 2 3 4, और सीधा कहां ला करके साउथ और पूर्व में एंड करते हैं। इस बीच में प्लॉट नंबर का क्रमांक एकदम सीरियल वाइज से आना चाहिए और एक भी प्लॉट नहीं छूटना चाहिए। जिस बंदे से ये प्लॉट छूट जाते थे उस बंदे को उड़ान और कुदान नंबर के नाम से भी जाना जाता है। जैसे आपने प्लॉट नंबर 1 2 3 4 क्रमानुसार डालना शुरू किया, लास्ट में आकर के ऐसा हुआ कि चारों तरफ से नंबर डाल लिया, बीच में एक प्लॉट छूट गया। वैसे केस में आप फिर अब उसको नंबर कैसे डालेंगे, तो वहां पे जाएंगे तो ये अमीन का मिस्टेक हुआ, ये अमीन की गलती हुई। जिस नक्शे में एक भी उड़ान कुदान नंबर नहीं है वो नक्शा पे अमीन का नंबरिंग जो किया हुआ है वो बिल्कुल परफेक्ट है और अमीन 100% प्रशिक्षित है। तभी वो अमीन द्वारा जो नंबरिंग किया गया उस नंबरिंग में पूरे नक्शा में कहीं भी उड़ान कुदान नंबर नहीं है, 1 2 3 4 से आया और उसको ऐसे 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 निकलते हुए चले जाना है। जैसे में पहले एक ग्राफ बनता था ना और उसमें से आपको निकलना है तो बीच में आप हैं तो कैसे निकलेंगे, तो वो ऐसे ऐसे सबका माइंड अलग अलग है। बहुत सारे लोग फंस जाते थे, उसमें नहीं बाहर निकल पाते थे। अब बहुत सारे जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो उसमें रास्ता ढूंढ करके निकल जाते हैं। जैसे भूल भुलैया का कोई चीज है उसमें बहुत सारे बच्चे नहीं निकल पाते हैं, बहुत सारे बच्चे निकल जाते हैं। उसी तरह से इसमें उनको डायरेक्शन दे दिया गया कि आप नॉर्थ और वेस्ट से आप नंबर का डालना शुरू करेंगे और ईस्ट और साउथ में जाकर के नंबर को आप खत्म करेंगे, साउथ और ईस्ट में जाकर के आप नंबर पूरा करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो 1 2 3 4 जब नंबरिंग डाला तो ऐसा नंबर डालना चाहिए उसको इस क्रमांक में वो चले, ऐसे 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 चले सर्पिली रूप से, कि ताकि उसको कोई सा प्लॉट छूटे भी नहीं और नंबर का सीरियल नंबर भी आसानी से 1 2 3 4 पढ़ता चला है। उसी बीच में अगर कोई कोई अमीन वैसा करता है कि नहीं डाल पाता है तो उसके लिए उसको उड़ान और कुदान नंबर का आवश्यकता पड़ता है। कभी कभी ऐसा होता है कि बीच से गांव में रोड है या बीच से रेलवे का लाइन गया हुआ है, तो उस रेलवे लाइन के एक साइड का तो डाल दिए, दूसरे साइड का वो रेलवे लाइन को पकड़ करके ऊपर चले गए टॉप पे, फिर टॉप से फिर शुरू करके बॉटम पे चले आए, फिर टॉप पे शुरू कर करके बॉटम पे चले आए, तो एक हिस्सा का भी नंबरिंग हो गया और दूसरे हिस्सा का भी नंबरिंग हो गया। इस तरह से प्लॉट नंबर का निर्माण, धोखा लाइन का निर्माण, ट्रायंगल का निर्माण, हेडिंग का निर्माण, और इसमें एक चीज और होता है नॉर्थ पोल। ये आपके सामने जो है ये वाला जो देख रहे हैं ये जो है ये आपका नॉर्थ डायरेक्शन पोल है जो नॉर्थ और साउथ को दर्शाता है। मैप में एक तो मैप में नॉर्थ साउथ का डायरेक्शन बना हुआ होना चाहिए प्रायः, अगर नहीं बना हुआ है तो कोई भी लेटर जो लिखते हैं ना, लेटर के टॉप, लेटर के ऊपर वाला जो हिस्सा है ना वो नॉर्थ कहलाता है। आप मैप में कोई भी मैप में अगर नॉर्थ साउथ का अगर सिंबल बना हुआ है तो दी बेस्ट है, आप उसको समझ जाते हैं कि ये मैप में नॉर्थ साउथ का सिंबल ये है और ये सिंबल के जरिए हम नॉर्थ डायरेक्शन में नक्शे को रख करके तब किसी प्लॉट पे हम चल सकते हैं और मेजरमेंट कर सकते हैं, जिससे हमको अंदाजा लगेगा ये प्लॉट किस साइड में है। अगर नॉर्थ साउथ का अगर सिंबल नहीं बना हुआ है तो किसी हेडिंग जो लिखा हुआ है वो हेडिंग का टॉप वाला जो सिरा है वो हमेशा नॉर्थ होता है और डाउन बॉटम वाला जो सिरा होता है हेडिंग का नीचे वाला वो हमेशा साउथ होता है। अगर सिंबल नहीं दिया हुआ है तब तो नॉर्थ साउथ का सिंबल देना कंपलसरी है। ये एलिमेंट है मैप का नाम होना वो एलिमेंट है, मैप का थाना नंबर होना एलिमेंट है, राजस्व थाना का नाम होना एलिमेंट है, जिला का नाम होना मैप का एलिमेंट है, मैप के ऊपर स्केल का शोइंग करना, स्केल होना कि ये मैप कितना इस टू कितना में फ्रैक्शन में बना है। स्केल का यूज हम तभी करते हैं जब जमीन बहुत बड़ा होता है और पेपर हमारा छोटा होता है, तो इसीलिए हमको स्केल का यूज करना पड़ता है। बड़े चीज को छोटे आकृति पर दर्शाने के लिए, एक्चुअल साइज में दर्शाने के लिए बड़े चीज को छोटे पेपर पे ऐसा दर्शाया जाए जिससे उस बड़े साइज का एक्चुअलिटी का, शुद्धता का प्रमाणिकता हो जाए, निर्माण हो जाए,
उसके लिए हम स्केल का यूज करते हैं। और ये स्केल आपका 1:1000 1:4000 पे अभी आपको एरियल फोटोग्राफी में विशेष सर्वे में स्केलिंग का हम लोग यूज कर रहे हैं। 1:3960 पे नहीं कर रहे हैं, 1:4000 पर और 1:1000 पे यूज कर रहे हैं आज के डेट में स्केल जो है आपका। यही स्केल पर हम स्केल पर हम नक्शे का निर्माण कर रहे हैं आज के डेट में। क्योंकि 1:1000 मतलब 64 इंच बराबर 1 माइल हो गया। वो 1:2000 अगर होता तो 32 इंच बराबर 1 माइल होता। और 1:4000 मतलब 16 इंच बराबर 1 माइल के बराबर है। तो ये चीज है। तो बीच वाला जो पोर्शन है आज के डेट में और घनी आबादी होती चली गई, आबादी में जमीन कम होती चली गई, इसीलिए तो स्केलिंग का हम यूज इसीलिए करते हैं कि बड़े से बड़े आकृति को छोटे पेपर पे हम दर्शा सके और उस पेपर को पढ़ के समझ सके कि ये चीज जिस चीज का आकृति बना है वो चीज की लंबाई चौड़ाई इतनी है। उसके लिए हम स्केल का एक्चुअल लंबाई चौड़ाई उसकी इतनी है, उसी के लिए हम स्केलिंग का यूज करते हैं। इसलिए हमको स्केलिंग का यूज करना पड़ता है। तो अपने यहाँ मानक स्केल 16 इंच, 32 इंच, 64 इंच था। आज के डेट में जो हमारा स्पेशल सर्वे में जो मानक स्केल है 4000 और 1000, 1:4000 1:1000 के रेफरेंस स्केल पर बनाया गया है मैप को, और उसी से हम उस मैप का पैमाइश भी कर सकते हैं। ये आपका स्केल हो गया, आपका यूनिट हो गया। अगर यूनिट आपको मालूम है तो 16 इंच बराबर 1 माइल को 1:3960 आप अपने से निकाल सकते हैं। ये मालूम होना चाहिए 80 जरीब होता है 1 माइल में। 80 जरीब को अब 66 फीट होता है। एक जरीब का 66 फीट होता है, 66 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर 1 फीट में 12 इंच होता है, उसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 80 इंटू 66 इंटू 12 इंटू सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 2.54 अगर हम कर देंगे, और इधर 16 इंटू 2.54 करेंगे, और उसके बाद माइल वाले पोर्शन को इंच वाले पोर्शन से भाग दे देंगे, तो 1 सेंटीमीटर बराबर 3960 सेंटीमीटर आपका आ जाएगा, फ्रैक्शन आ जाएगा। इतना आप करके भी देख सकते हैं, 100% एकदम आएगा। ये नहीं आने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। यही हमारा, तो मेन इसके लिए यूनिट का याद होना जरूरी है। 1 माइल में कितना जरीब होगा? 80 जरीब होगा भाई 1 माइल में। कोई बच्चे ये भी पूछते हैं कि एक कड़ी में कितने इंचेज होते हैं, तो 7.92 इंचेज होते हैं एक कड़ी, जो हमारा कड़ी होता है। और कितने कड़ी का एक जरीब होता है, तो 100 कड़ी का एक जरीब होता है। इस तरह से हम इस काम को कर लेते हैं। और उसके बाद में डीजीपीएस में एक और चीज हम बताना चाह रहे थे आपको। स्टैटिक मोड तो हो ही गया, काइनेमेटिक मोड हो गया, और डीजीपीएस में डुअल फ्रीक्वेंसी पर कार्य करता है डीजीपीएस। यह एक सैटेलाइट है, उपग्रह के ऊपर काम करता है, सैटेलाइट के ऊपर काम करता है। ये सैटेलाइट आर्टिफिशियल सैटेलाइट है जिस पर हम लोग काम करते हैं। जबकि पूर्व वाले सर्वे में, जो पुराना सर्वे था, पुराना स्कीम था, उसमें भी हम लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड निर्धारण का काम किया करते थे। लेकिन उसमें जैसा कि ऑफिस द्वारा बताया गया, जैसा कि हम जानते हैं, इस चीज में आप पोलर स्टार यानी ध्रुव तारा और जो रोटेशनल तारा है, दूरबीन की मदद से देख करके और उसका कंप्यूटेशन कर करके लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का निर्माण किया करते थे। पहले के दौर में जो ये पुराना वाला नक्शा जो बना हुआ है कैडेस्ट्रल सर्वे, इसमें लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का निर्माण के लिए आप दूरबीन की मदद लिया करते थे। उस समय सैटेलाइट से हम नहीं डिपेंड थे, सैटेलाइट का यूज हम नहीं किया करते थे। तो दूरबीन की मदद से हम पोलर स्टार और एंगुलर स्टार, मतलब जो चलने वाला स्टार है, स्थिर स्टार और चलने वाला स्टार, दोनों का ऑब्जर्वेशन कर करके किसी बिंदु पर खड़े होकर के उसको देखते रहते थे। उसके बाद उसका एंगल निकाल करके डाटा लाते थे ऑफिस में, फिर उसको कंप्यूटेशन करते थे ट्रिगोनोमेट्री के मेथड से। और ट्रिगोनोमेट्री का बहुत लंबा लंबा फंक्शन यूज करते थे, लॉग टेबल यूज करते थे। ये सब यूज करने के बाद हम उसका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड निकाल करके एक शीट बना देते थे, जिससे हम ट्रावर्स, जिसको ट्रावर्स भी कहा जाता था। समझे कि नहीं? उसी चीज को आज हम स्टार और पोलर स्टार को नहीं कर करके, आज हर कंट्री का अपना अपना सैटेलाइट है, जो सैटेलाइट के बारे में लिखाया भी हूं मैं, किस कंट्री का कौन सा सैटेलाइट है। वो सैटेलाइट की मदद से
आप डीजीपीएस उस सैटेलाइट को ट्रैक करता है, यानी कम्युनिकेट करता है, बातचीत करता है, उसके बातचीत से हम मतलब कि इसका यूज कर लेते हैं। तो एरियल फोटोग्राफी विथ ईटीएस एंड डीजीपीएस, और ईटीएस डीजीपीएस का यूज वहां पे करते हैं जहां पे एरियल फोटोग्राफी में कोई मतलब प्लॉट या कोई जमीन हमारा ढक गया हो, छाया पड़ गया हो, फोटोग्राफी में नहीं आया हो। फोटोग्राफी करते समय 2-3 बात का ध्यान होना चाहिए। जैसे फोटोग्राफी स्ट्रिप में करते हैं ना, इधर से गया प्लेन, फिर इधर से आया, फिर इधर से गया, फिर इधर से आया, फिर ऐसे ऐसे, जैसे स्ट्रिप ऐसे चलता है वैसे वैसे। तो वैसे कंडीशन में आप फोटोग्राफी में भी देखेंगे ओवरलैपिंग एक तो केस आता है, फॉरवर्ड ओवरलैप, साइड ओवरलैप, दो चीज आता है। तो एजेंसी से ये आपको पूछना पड़ेगा, फॉरवर्ड ओवरलैप आपने कितना किया, वो दिखाओ हमको कहाँ है कंप्यूटर में, फॉरवर्ड ओवरलैप को दिखाओ। और तो इमेज बनाने से पहले अगर फॉरवर्ड ओवरलैप 60% एक स्नैप के ऊपर, जैसे एक स्नैप ले लिया, उसके ऊपर से 60% फिर उसी स्नैप पर से दूसरा स्नैप लेंगे, ये सेटिंग प्लेन के कैमरा में होता है। प्लेन उड़ाते समय उस समय उसका सेटिंग किया जाता है उसमें, जिस सेटिंग के जरिए 60% ओवरलैप होना चाहिए, ताकि और हर एक ट्रिप में 40% ही नया पिक्चर आता पाता है, उसमें 60% तो ओवरलैप वाला ही पिक्चर रह पाता है। और जब जैसे ही आप एक तरफ से बढ़ते चले जा रहे हैं, एक एक स्नैप, एक एक किलोमीटर या जितना का भी स्नैप है वो लेते जा रहे हैं, तो उसमें 60% ओवरलैप होते जा रहा है, यानी इसको फॉरवर्ड ओवरलैप करते हैं। जब उधर से वापस आप आते हैं तो साइड ओवरलैप, यानी उस फोटोग्राफ के ऊपर 30% आपको चढ़ा करके प्लेन को उड़ाना है, यानी साइड ओवरलैप 30%, फॉरवर्ड ओवरलैप 60% का होना जरूरी है रियल फोटोग्राफी में। तभी जाकर के आप ऑर्थो इमेज को जब वो प्रोसेस करते हैं, तो प्रोसेस करने के बाद ऑर्थो इमेज बिल्कुल सही और सटीक आता है, जिसकी एक्यूरेसी भी आप लोगों को मालूम है 10 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर में उसको देना है, इस एक्यूरेसी में देना है। उसके बाद में एक और न्यू टेक्नोलॉजी में एक और सर्वे आता है जिसको सैटेलाइट इमेजनरी सर्वे भी कहते हैं। सैटेलाइट इमेजनरी सर्वे होता है ना, HRSI, हाई रिजोल्यूशन सैटेलाइट इमेजनरी। इसमें क्या है कि ये सब जो सैटेलाइट है, अपना कार्टोसेट भी सैटेलाइट इंडिया द्वारा छोड़ा गया है, तो अपना कार्टोसेट भी सैटेलाइट से सैटेलाइट इमेजनरी जो है, हाई रिजोल्यूशन सैटेलाइट इमेजनरी, तो उससे जो इमेज को हम फोटोग्राफ को तैयार करते हैं तो उसको परचेज करना पड़ता है, उसको रिमोट एंड सेंसिंग से मतलब कि नेशनल रिमोट सर्विस सेंटर से परचेज करना पड़ता है, जो कि इसरो का ऑर्गेनाइजेशन है, एक शाखा है, उसके द्वारा हमको परचेज करना पड़ता है। परंतु उसकी जो एक्यूरेसी है वो एक्यूरेसी आज के दौर में सेंटीमीटर में आ गई है, 50 सेंटीमीटर में, 75 सेंटीमीटर में, लेकिन आज के 2-4 साल पहले तक तो उसमें मीटर में एक्यूरेसी रहती थी, तो हमारे मानचित्र के लिए उतना उपयोगी वो नहीं था। उसके बाद और भी न्यू टेक्नोलॉजी में कुछ मशीनें आई है जिसका नाम है लाइडार। लाइडार एक ऐसा मशीन है जिस मशीन की सहायता से आप बिल्डिंग को ही स्कैन कर लेते हैं बहु कलर में एकदम, और इसकी एक्यूरेसी भी mm में होती है। और आप और भी टेक्नोलॉजी है जिसको दे ड्रोन कैमरा, ड्रोन जिसको आप लोग जानते हैं, ड्रोन को जानते हैं, बट लेकिन लाइडार को आप नहीं जानते होंगे या बहुत कम लोग जानते होंगे। लाइडार एक मशीन है जो वो भी सैटेलाइट से लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड उस पर डालने पर सैटेलाइट के जरिए कनेक्ट होकर के उसकी भी एक्यूरेसी mm में होती है। वो एक कार में फिक्स होता है और 360 डिग्री उसका मूवमेंट होता है, 180 डिग्री पर मूव कर जाता है उसकी मशीन अपने से अपने, और कार में आप बैठे हुए हैं और जिस एरिया से आप पास कर रहे हैं उस एरिया को आप डिस्टेंस उसमें डाल दिए, वो पूरे एरिया को वो स्कैन कर लेता है, स्कैन करके हूबहू पिक्चर mm एक्यूरेसी में ले आकर के दे देता है। काफी कॉस्टली होता है, उसमें टाइम टेकिंग भी है, थोड़ा सा ऑफिस में काम करने में ज्यादा समय लगता है और कॉस्टली ज्यादा होता है। वो सब चीज म्यूनिसिपैलिटी एरिया में जहां पे घनी आबादी है, कॉस्टली भी बहुत ज्यादा है, वो जहां पे घनी आबादी है उसमें उस सब चीज का यूज करने में, म्यूनिसिपैलिटी एरिया का जब सर्वे होगा तो आई थिंक सरकार के अगर प्रपोजल में होगा और हमारे टेक्निकल विभाग द्वारा जो सजेशन मिलेगा उसमें उसका यूज किया जा सकता है। बट लेकिन वो भी एक इक्विपमेंट है लाइडार और ड्रोन जिससे आप सर्वे का काम कर सकते हैं, जिसकी एक्यूरेसी भी mm में होती है। तो ये सब जितनी सारे हैं ये सब मॉडर्न टेक्नोलॉजी के सर्वे के इक्विपमेंट है।
ये सारे के सारे मॉडर्न ईटीएस, डीजीपीएस, एरियल फोटोग्राफी, HRIS, ड्रोन, लाइडार, ये सारे के सारे मॉडर्न टेक्नोलॉजी के इक्विपमेंट है जिसके जरिए आप लैंड का सर्वे या किसी भी चीज का पिक्चर प्राप्त कर सकते हैं और ले सकते हैं और सर्वे का काम कर सकते हैं। हाँ हटाइए, नेक्स्ट दिखाइए, इसमें क्या है, इसमें तो पूरा दिख नहीं रहा है ना। देखिए ये शाहाबाद का है मैप, आपको इसमें भी शाहाबाद के मैप में है, ये शाहाबाद का है, जिला शाहाबाद, जिसमें आपका 4 जिला बना हुआ है। शाहाबाद के जिला में आजकल भोजपुर, बक्सर, रोहतास और कैमूर, ये पहले चारों के चारों जिला शाहाबाद के नाम से जाने जाते थे। जिस समय बिहार में और झारखंड को मिला के शायद 17 जिला था, झारखंड और बिहार को मिला के शायद 17 जिला था, उस समय शाहाबाद जिला का नाम आया करता था। आज तो अकेले बिहार में ही 38 जिला है और झारखंड को तो छोड़ दीजिए। तो ये शाहाबाद में 4 जिला, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर, ये चारों जिला को एक जिला मिलाकर के शाहाबाद कहा जाता था, जिसमें इसमें मशहूर नाम है बभनडीहा, यानी गांव का नाम हो गया बभनडीहा। इसको इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखा गया है। उसके बाद में थाना नंबर है, थाना नंबर में 184 है। कलेक्ट्री रजिस्टर का नाम है, यानी कलेक्ट्री रजिस्टर नंबर है। तो वो कलेक्ट्रेट में जो रजिस्टर होता है उसका नंबरिंग है, उसका नाम है। उसके बाद रेवेन्यू सर्वे नंबर, वो नाम, वही चीज हुआ। उसके बाद ज्यूरिडिक्शन नंबर है कि किस ज्यूरिडिक्शन में आता है। ये थाना विक्रमगंज है, यानी राजस्व थाना इसका विक्रमगंज है। परगना इसमें लिखा है दिनारा, और जिला शाहाबाद है। पैमाना व हिसाब फी मील बराबर 16 इंच लिखा है, फी मील 16 इंच। सन इसमें 1909-10 ईस्वी का ये सर्वे किया हुआ है। इसका मतलब ये कैडेस्ट्रल सर्वे मानचित्र है। और इसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ट्रायंगल बना हुआ है मानचित्र के यहाँ पे, और यहाँ पे ये तोखा लाइन है। ये सब मैप का एलिमेंट है जो 2 गांव को बांटता है। इधर एक गांव है उपाधि और दूसरा गांव इधर ये है, और तीसरा गांव इटसेल्फ ये खुद है। उसके बाद इसमें तोखा लाइन है, ये ट्रायंगल है, रोड है, रोड का सिंबल बना होता है, नदी का सिंबल बना होता है, पेड़ का सिंबल बना होता है, बागीचा का सिंबल है तो बागीचा का इसका सिंबल है, जंगल का सिंबल है तो जंगल का, ग्रास का सिंबल है तो ग्रास का। आज के डेट में इसी मैप को डिजिटाइज कर लिया गया है। टोटल का टोटल कैडेस्ट्रल मैप को डिजिटाइज करके सॉफ्ट कॉपी में बना लिया गया है, जिस सॉफ्ट कॉपी के अंदर साइड में, दाहिने साइड में एक अलामत का पूरा विवरणी दिया गया है, जो विशेष सर्वे में भी अलामत की पूरी विवरणी होगी कि कौन सा सिंबल किसको डिनोट करता है। ये शमशान घाट है, ये मंदिर है, ये कब्रिस्तान है, ये मस्जिद है, ये फलाना है, ये नदी है, ये नाला है, ये हाईवे है, ये NH30 है। ये सब सारे के सारे बने होते हैं। अब वो सब लेयर वाइज उसको बनाना है एजेंसी को, ताकि किसी भी एक लेयर का काम हो तो सिर्फ हम उसी का नक्शा ले सके, प्राप्त कर सके सॉफ्ट कॉपी से। अगर कोई कहता है कि सिर्फ रिवर का नक्शा चाहिए हमको, इस डिस्ट्रिक्ट में या इस गांव में रिवर का एरिया कौन सा है, तो वो रिवर का हम सेलेक्ट करेंगे रिवर लेयर को, तो केवल रिवर लेयर दिखेगा, और उसका प्रिंट आउट करेंगे तो केवल रिवर लेयर का प्रिंट आउट मिलेगा। इस तरह से करके हम रिवर का हम निकाल सकते हैं। उसी तरह से लेयर वाइज में होना चाहिए। यदि प्लॉट नंबर है तो प्लॉट का, अब सरकारी भूमि है तो उसका अलग लेयर होना चाहिए, रैयती भूमि है तो उसका अलग लेयर होना चाहिए, जंगल एरिया है तो उसका अलग लेयर होना चाहिए, रोड है तो उसका अलग लेयर होना चाहिए। ये सबका लेयर अलग होना चाहिए। बांध है उसका अलग लेयर होना चाहिए, नदी है उसका अलग लेयर होना चाहिए, इलेक्ट्रिक पोल है उसका अलग लेयर होना चाहिए, स्कूल है उसका अलग लेयर होना चाहिए। यानी आज के डेट में ये सारी की सारी फैसिलिटी जब हम सॉफ्ट कॉपी डेटा में हम देखेंगे, किसी प्लॉट पे क्लिक करेंगे, तो ये ArcGIS एक सॉफ्टवेयर ऐसा है जिस सॉफ्टवेयर के अंदर आप इनफाइनाइट किसी प्लॉट का विवरण डाल सकते हैं। उसमें इनफाइनाइट आप प्लॉट का विवरण डाल सकते हैं। जैसे एक प्लॉट में आपको जितना सारा एक्सेल में सीट बनाना है, उसका विवरण बनाना है, वो बना सकते हैं। वो मैप पे नहीं दिखेगा, मैप पे नहीं दिखेगा, बट लेकिन उस प्लॉट पे क्लिक करेंगे तो वो सारा का सारा विवरणी दिखाएगा कि ये प्लॉट क्या है, नहीं है। अब जैसे पुराने प्लॉट से नया प्लॉट बना, वो भी उसमें दिखाएगा। वो मतलब चाइल्ड पेरेंट रिलेशन जो है, पेरेंट चाइल्ड रिलेशन जो है,
वो भी वो दिखाएगा कि पुराना नक्शा में नंबर इतना था, नए नक्शे में ये 10 टुकड़े में बटा है जिसका ये पार्ट है। यानी सॉफ्टवेयर में ये फैसिलिटीज आ गई है सॉफ्ट कॉपी में, जो कि पहले हमको मैनुअल तरीके से रजिस्टर पर लिखने में इतना सारा फैसिलिटीज नहीं था और नहीं लिख पाते थे लोग। आज के डेट में हम सारा का सारा चीज सॉफ्ट कॉपी में कर सकते हैं। वो सॉफ्टवेयर ArcGIS है, ArcGIS में मैप का निर्माण करेंगे तो किसी भी प्लॉट का जितना विवरण उसमें देना चाहे वो हम दे सकते हैं, इनफाइनाइट विवरण भी दे सकते हैं। इसके लिए हमको कोई ये नहीं है, रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो सॉफ्ट कॉपी में ये फायदा हो गया। अब वो सारे के सारे नक्शा को फीचर के हिसाब से उसको लेयर में कन्वर्ट करना है। जो एक टाइप का फीचर जिसका है उसका एक लेयर बनना चाहिए। यानी नदी है तो नदी का लेयर बनना चाहिए, रोड है तो रोड का लेयर बनना चाहिए, अगर बागीचा है तो बागीचा का लेयर बनना चाहिए, रैयती भूमि है तो उसका लेयर बनना चाहिए, ये मतलब कुआं है तो वेल का लेयर बनना चाहिए कि उस गांव में कितने कुएं हैं उसको भी देख करके बताया जा सके। तालाब है तो तालाब का अलग लेयर बनना चाहिए, यानी तार का पेड़ है तो तार के पेड़ का अलग लेयर बनना चाहिए, ताकि उस गांव में आज के डेट में 10 ठो तार का पेड़ था, कल 9 को बचा हुआ था, वो कट गया है, अभी कौन काटा है उसका भी पता चल जाएगा, जो आज के डेट में नहीं ना पता चल पाता है नक्शे से, लेकिन हमको वो पता चल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से कर करके नक्शे के एलिमेंट होते हैं और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का ये है और स्केलिंग के बारे में ये है। और प्रैक्टिकल होते तो ETS DGPS को भी दिखाया जाता और बताया जाता कि हाँ ETS DGPS मशीन कैसा होता है और ये कैसे कार्य करता है। अब अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, क्वेश्चन जितना बताए हैं उसमें से कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। आप लोगों को कोई दिक्कत है इस चीज में, कहीं से कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। ऐसे तो सब चीज का डिटेल बहुत ज्यादा है। हाँ जी 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 गरिमा किशोर जी। सर एक्चुअली क्या हम लोगों के क्लासेस नेक्स्ट वीक में भी होंगे क्या? ये तो मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है सर। एक्चुअली अभी जो आपने बताया सारा मैप एलिमेंट्स जो भी डिस्क्राइब किया, देन इफ यू कुड एक्सप्लेन अगेन देन इट वुड बी मोर बेटर फॉर अस, बिकॉज मैप से रिलेटेड बहुत सारी कंफ्यूजन हो गई है। जैसे कि आपने अभी बताया कि फॉरवर्ड ओवरलैप, साइड ओवरलैप और तोखा लाइन के बारे में भी मुझे समझ में नहीं आया, तो अगर आप मैप के साथ मैप के साथ एक्सप्लेन करते तो ज्यादा सही। हाँ, तो मैप के साथ मैप तो दिखाया था हमने, फिर से मतलब अगेन इफ यू कुड एक्सप्लेन अगेन देन इट वुड बी बेटर। जैसे एक्चुअली तोखा लाइन जो होता है ना, वो तोखा लाइन वो आज के डेट में एडज्वाइनिंग विलेज के नाम से जानते हैं। एडज्वाइनिंग विलेज लाइन एक लेयर होगा। जो ट्रायंगल जो होता है जहां पे 3 सिवानी पत्थर हम लगाते हैं, और ट्रायंगल कहीं पे यूज करते हैं जहां पे 3 गांव का कॉमन पॉइंट होता है। 3 गांव का, 3 विलेज का जो कॉमन पॉइंट होता है, वहां पे एक ट्रायंगल का हमको यूज करना है, जिसको TCP के नाम से भी जानते हैं। टर्सरी कंट्रोल पॉइंट भी समझ लीजिए कि एक हिसाब से उसको यूज करने के लिए समझ लीजिए टर्सरी या एक्जुलरी कंट्रोल पॉइंट के हिसाब से वो मतलब उसको करना चाहिए, मतलब एजेंसी को करना चाहिए वो चीज, और एजेंसी अगर वो करके देगा तो हमारे लिए ज्यादा बेटर होगा। उसी में जो ट्रायंगल होता है, तो ट्रायंगल का ये जो पहले वाले मैप में था, ट्रायंगल में 3 साइड होंगे, क्लियर सी बात है। तो एक साइड का पैमाइश होता था ट्रायंगल में, जो ट्रायंगल का पेपर पे जो हम बनाएंगे 60 कड़ी का ही होना चाहिए, 60 करीब का तीनों साइड होना चाहिए वो ट्रायंगल का। उस ट्रायंगल के बीच में एक डॉट होता है, जिस डॉट से ही पैमाइश कम करते हैं, उसी डॉट से हम डिवाइड करते हैं, इधर ये गांव है, इधर ये गांव है, और ये नक्शा एक गांव का खुद का गांव का नक्शा है। उसी ट्रायंगल से हट करके 2 विलेज को अलग अलग डिवाइड करने के लिए एक लाइन को खींचते हैं। तो उसमें पहले का क्या पैमाइश था पुराने वाले नक्शे में कि ट्रायंगल से, ट्रायंगल का जो पत्ती है, साइड है, उस साइड से एक जरीब हट करके, यानी एक जरीब स्पेस को छोड़ करके एक हम लाइन खींचेंगे, एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, जो स्ट्रेट लाइन 2 विलेज को डिवाइड करेगा, इधर एक विलेज और इधर एक विलेज, यानी उस स्ट्रेट लाइन के लेफ्ट में एक विलेज और स्ट्रेट लाइन के राइट में एक विलेज होगा। तो ये उस लाइन का भी साइज था कि 5 जरीब का होना चाहिए था ओके पुराने वाले नक्शे में। उसी को तोखा लाइन भी कहते हैं। वो जो 5 जरीब का लाइन है वो तोखा लाइन का है। सर आप बोल रहे हैं ये ओल्ड वाले मैप में यूज होगा, ये जो यूनिट आपने जरीब बताया, तो अभी जो हम लोग मैप फॉर्म करेंगे तो उसमें कैसे यूनिट यूज करेंगे?
मतलब ये सेम यूनिट यूज हो गया? सेम यूनिट तो सेम रहेगा, यूनिट में 1:4000 रहेगा, बट ट्रायंगल तो आज के भी डेट में यूज करना है। 3 गांव का पॉइंट तो आज भी आपको कॉमन मिलेगा, और उस कॉमन मिलेगा तो उस पॉइंट पे आपको जा करके वेरिफिकेशन भी करना है। एक गांव दूसरे, जब किश्तवाड़ का काम जब आप करेंगे और किश्तवाड़ के काम में जब बाउंड्री वेरिफिकेशन करेंगे, तो बाउंड्री वेरिफिकेशन में एक गांव दूसरे गांव के अमीन, कानूनगो, एएसओ सभी रहेंगे प्रेजेंट, और तब जाकर के उसका जहां पे डिस्प्यूट है वहां पे, जहां डिस्प्यूट नहीं वहां तो कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके लिए तो आपको यूज करना ही पड़ेगा वो ट्रायंगल का। Yes. और मैप में जब हम विलेज वाइज मैप बनाएंगे तो मैप में भी वो तोखा लाइन दिखाई देगा, जिसको एडजॉइनिंग विलेज लाइन के नाम से जानेंगे आज के डेट में। तोखा लाइन हट जाएगा वो नाम। Yes sir, एक और डाउट था कि you told that the formation of layer map, then how it will be created, the formation of layer map? फॉर्मेशन ऑफ लेयर मैप का मतलब ये होता है कि जैसे ऑर्थो इमेज, आप फोटोग्राफ में आप ऑर्थो इमेज ले लिया। ऑर्थो इमेज का मतलब होता है कि जो एक्चुअल पिक्चर एक्चुअल स्केल में आपके स्क्रीन पर दिखना, यानी जो गांव है वो गांव का पेड़ पौधा मकान सब दिखेगा। अगर उस पीरियड में अगर कोई बस जा रही थी तो वो बस भी वो रोड पे दिखेगी उस पीरियड में, जिस पीरियड में हमारा फ्लाइट कर रहा था, जिस पीरियड में फोटोग्राफ लिया जा रहा था, उस पीरियड में जो भी जा रहा था वो एक्चुअल में दिखेगा। एक्चुअल में दिखने का मतलब ये हुआ कि यदि ये स्क्रीन पे बस दिखाई दे रहा है और बस के टॉप वाला पोर्शन दिखाई दे रहा है, और टॉप वाला पोर्शन से अगर हम लेंथ अगर बस का मेजर करते हैं कि ये स्क्रीन पर जो बस दिखाई दे रहा है वो बस का लेंथ यहां से यहां तक इतना मीटर का है, तो वो बस को भी मेजर करेंगे जा करके तो उतना ही मीटर का होना चाहिए। ये कंसर्न है उससे एक्चुअल से। तो वो चीज जब हमको एक्चुअल, जब फोटोग्राफ जब हमको अर्थो इमेज में मिलता है तो फीचर के हिसाब से, जैसे मकान है तो मकान का एक लेयर बनना चाहिए ना भाई, खेत है तो खेत का एक लेयर बनना चाहिए ना, जैसे नदी है तो उसका लेयर अलग होना चाहिए ना, जैसे नाला है तो नाला का लेयर अलग होना चाहिए, जैसे इलेक्ट्रिक पोल भी हमको दिख रहा है, ग्राउंड पे इलेक्ट्रिक पोल भी हमारा गया हुआ है, तो इलेक्ट्रिक पोल जिस रास्ते से गया है, यानी जब वो पिक्चर में, जब वो ऑर्थो इमेज में इलेक्ट्रिक पोल को डिजिटाइज करेगा, यानी उसको जब बनाएगा तो उसके लिए एक स्पेशल लेयर का निर्माण रखेगा कि इलेक्ट्रिक वाले लेयर में ही इलेक्ट्रिक पोल दिखे। विलेज वाले मतलब नदी रिवर वाले लेयर में ही एक रिवर लेयर का निर्माण करेगा, रिवर, और जब जो जहां जहां रिवर दिखेगा उसको उस गांव में उसको उसी लाइन से डिजिटाइज करेगा और रिवर में दिखेगा। जब सारे लेयर को जब हम ऑन करेंगे तो पूरा मैप दिखेगा हमको। अगर हम उसमें से कुछ लेयर को हम चाहते हैं छुपा देना तो छुपा सकते हैं। अगर हम चाहें कि लेयर वाइज बनने से हमारा सबसे बड़ा फायदा ये है कि अगर लेयर वाइज मैप को ड्रॉ किया जाता है तो भविष्य में आपसे इरिगेशन डिपार्टमेंट बोलेगा कि सिर्फ हमको नाला का नक्शा दीजिए, जो हमारा केनाल बना हुआ है उसका नक्शा दीजिए, तो हम दे सकते हैं ना, उस डिपार्टमेंट को शेयर कर सकते हैं ना। अगर भविष्य में गवर्नमेंट बोलती है कि इस गांव में मेरा सरकारी जमीन कितना है, अगर हम सरकारी जमीन का लेयर अगर अलग बनाया है और वो सारे प्लॉट को उसी लेयर सरकारी जमीन सरकारी लेयर एक तो नाम रख दिया गवर्नमेंट लेयर, सपोज दैट जो भी नाम रखा जाए वो आप देख सकते हैं गवर्नमेंट लेयर, तो गवर्नमेंट का लेयर हो गया गवर्नमेंट लैंड लेयर। तो अब गवर्नमेंट लैंड वाले में जितना सारा गवर्नमेंट का लैंड होगा सब उसी में रहेगा, जो भी लैंड को वो डिजिटाइज करेगा वो गवर्नमेंट के लैंड के लेयर में जाके डिजिटाइज करेगा, ताकि जब हम गवर्नमेंट लैंड को जब हम क्लिक करें तो गवर्नमेंट का टोटल लैंड हमको दिखाई दे और वो कहां कहां पे है वो दिखे। और हमको गवर्नमेंट लैंड का ही केवल प्रिंट चाहिए तो सिर्फ उसी को प्रिंट कर सकते हैं, सारे लेयर को ऑफ कर देंगे हम। तो लेयर में ये मतलब हुआ फीचर वाइज। ठीक है, ठीक है, चलिए अब टाइम, हाँ बोलिए। Sir, it was my humble request, if classes will be there in the next week, then kindly arrange one more classes related to the map elements so that only the focus would be on the map only, how to form and where is our roles in the map, means हम लोग का रोल क्या होगा इस मैप में, इस मैप को बनाने में। इस मैप को बनाने में रोल क्या, मैप तो अमीन को बनाना है और एजेंसी को बनाना है। सबसे बड़ी बात है मैप तो एजेंसी को बनाना है, मैप एजेंसी को बनाना है, ना आपको बनाना है ना गवर्नमेंट को बनाना है, आउटसोर्सिंग किया गया है। मैप एजेंसी को बनाना है, आपको जांच करना है कि जो मैप बना करके दिया वो मैप हमारा ग्राउंड से
सत्यापित होता है या नहीं होता है। वो भी जांच आपको अमीन को 100% करना है, और जैसे जैसे जो परसेंटेज है बंधा हुआ, शायद आपको ये इतनी सारे क्लासेस हुई हैं उसमें बताया गया होगा। हाँ, कि कितना परसेंट तक आप उस विलेज का आप रैंडम जांच करेंगे, जिससे आप ये पता करेंगे कि हाँ ये सही मैप है। 100% अमीन को सत्यापित करना है, और आपको जानकारी इसलिए होनी चाहिए कि अमीन आपको बेवकूफ नहीं बनाए। कानून को आपको आकर के ये नहीं कहे कि अरे ये तोखा लाइन मैडम तो ये चिड़िया का नाम है, तो आप वहां पे बोल सकते हैं अरे चिड़िया का नाम नहीं है, वो एडजॉइनिंग विलेज है, 3 विलेज को डिवाइड करता है, तुम हमको समझाओ नहीं। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू।